हेलो एवरीवन, सब लोग चैट बॉक्स में एक बार हाई भेज दो ताकि हमको समझ में आए कि हम लोग एक्टिव कम्युनिटी यानी ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। यस, एवरीथिंग, माइक, कैमरा, एवरीथिंग विजिबल। ऑडियो सही से आ रहा है, स्क्रीन सही से दिख रहा है, प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके ओके, चलो चलो, माइक वगैरह सब कुछ परफेक्ट है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये जो वर्कशॉप है ये अरेंज कौन कर रहा है? जब भी हेल्थ का टॉपिक्स आता है वी बिकम थोड़ा सा कॉशियस कि ये जो नेक्स्ट पर्सन मुझे बता रहा है हु आर दे टू टेल मी, क्या उनके पास कोई क्रेडिबिलिटी है? सो इससे पहले मैं आपको बताऊँ ये वर्कशॉप में क्या होने वाला है एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू योर मेंटर्स जो ये वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको फोटो दिख रही है ये है डॉक्टर अमृता। She has taken already past workshops like Super Woman to Smart Woman and Heal Your Thyroid. ये वर्कशॉप स्पेशली वुमेन्स के लिए थे जो हेल्थ कंडीशंस से सफ़र कर रहे हैं एंड दिस वर्कशॉप हैज़ गिवन एक्सीलेंट रिजल्ट्स फॉर द वुमेन एंड ये जो है ये उनका थर्ड वर्कशॉप है विच इज़ हार्मोनल हार्मोनी रीसेट। आपको इससे पहले मैं आपके मेंटर्स को बुलाऊं एंड यू स्टार्ट द प्रोग्राम, आई वांट टू टेल यू कि इस वर्कशॉप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड आपको इस एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप में आपको क्या मिलेगा। सो फर्स्टली दिस वर्कशॉप इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, the first section, the second section, and obviously the third and last session. The last session will be of 30 minutes. अभी एक एक करके मैं सेशन बताता हूँ. The first session is know about your hormones, which is taken by Dr. Amruta Pingle. In the first session, you will know about how your body works. जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको हैप्पी फील होता है, वो क्यों होता है? आपके ब्रेन में ऐसे कौन से केमिकल्स है which are responsible for your emotional well-being. आप में जो इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, समटाइम्स आप सुबह जल्दी उठते हो, यू फील हैप्पी एंड सेम अगर आपने कभी उठ के कोशिश की है तो यू फील सैड, यू फील लाइक मेरी आज नींद नहीं हुई है। डॉक्टर अमृता आपको बताएंगी एग्जैक्टली कौन से हार्मोन्स के वजह से कौन से आपको इमोशनल सिग्नल्स मिलते हैं एंड आप उसको आइडेंटिफाई करके कैसे अपने डे टू डे लाइफ को बेटर कर सकते हो। लेट डॉक्टर अमृता टेल यू अबाउट ऑल द हार्मोन्स दैट यू हैव एंड इन हार्मोन्स को जानकर आप क्या कर सकते हो। एंड इन द सेकेंड सेशन यू विल नो अबाउट हाउ आयुर्वेदा एंड योगा कैन हेल्प यू कोप अप विथ योर लाइफ। वो आपको योगा टेक्निक्स बताएंगे जो आप क्विक एकदम इजी टू फॉलो आपके बिजी लाइफ में आप फॉलो कर सकते हो एंड विद दोज टेक्निक्स आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकता है। एंड इन द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द वर्कशॉप you will get the practical psychology that will help you clear your mind and thoughts. ये एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जो आप वर्कशॉप के एट द इंस्टेंस ऑफ द वर्कशॉप आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प नॉलेज और आपको जर्नलिंग टेक्निक्स बताए जाएंगे जिससे आपके इमोशंस आप पर हैवी नहीं होंगे बट आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो अभी मेरा मूड ये है तो इसके वजह से आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल डेली लाइफ अपॉर्चुनिटीज बताई जाएंगी जहाँ पर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे एक टाइम पर एक एक्टिविटी में एंगेज होना, आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, आप आपकी जो डेली रूटीन लाइफ होती है एज अ वुमेन वी ऑल अंडरस्टैंड कि आपकी एक रूटीन लाइफ है वेयर यू वेक अप अर्ली, यू टेक केयर ऑफ योर किड्स, हस्बैंड एंड देन द होम, द फैमिली, एवरीथिंग एंड आप इस डेली बिजी लाइफ में आप माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो विच कैन रियली गिव इंस्टेंट रिजल्ट। लास्ट वर्कशॉप में हमारे पास एक पार्टिसिपेंट थे, उनको रात को जल्दी नींद नहीं आती थी। आफ्टर अटेंडिंग द वर्कशॉप एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सम माइंडफुलनेस टेक्निक्स उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिले एंड दैट नाइट शी स्लेप्ट रियली वेल। वेट टिल द एंड ऑफ द वर्कशॉप एंड सी द रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ कि इस वर्कशॉप के बाद में यू विल स्टार्ट टू लव योरसेल्फ मोर, यू विल स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ
and you will have all the self-care ideas like how to be in a good shape, how to have a glowing and healthy skin. So at the end of this workshop, you will have a better mindset which is positive, optimistic, and you will feel more happy about your life, and you will have a new perspective to look at your life. So before calling your mentors or starting your workshop, मैं आपको बता देता हूँ कि at the end of this workshop आप में से किसी एक लकी पार्टिसिपेंट को जो चैट में सबसे ज्यादा एक्टिव है, एंगेजिंग है, एंड दोज आर टॉकिंग विद अस, उनको एक ई बुक मिलेगी विच कॉस्ट 199। बट व्हाट इज दिस ई बुक यार, ये ई बुक है क्या एंड मैं इसके लिए इतना एंगेजमेंट क्यों दिखाऊं? द ई बुक इज नॉट अ रेगुलर बुक, इट्स अ ग्राफिकल बुक, वो जो अभी भी एक्चुअली अभी भी डिजाइनिंग में है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, बट थोड़े ही टाइम में वी आर एक्सपेक्टिंग द ई बुक टू बी कंप्लीटेड एंड वो आपको आपकी कम्युनिटी में मिल जाएगी। सो आई होप अंटिल नाउ ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये ई बुक में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस, डेली लाइफ जो अपने वर्कशॉप में आप जो प्रेजेंटेशंस देखोगे, तो स्ट्रेस हार्मोन्स के बारे में सीखोगे, वो हार्मोन्स का एक क्विक ओवरव्यू एंड सिंपल हैक्स, योगा टेक्निक्स, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड we have a special surprise for everyone who is attending this workshop and we really appreciate your time। आपने आपके बिजी स्केड्यूल में से इतना टाइम निकाला। वी प्रॉमिस दैट ये टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम नॉलेज एज वी कैन। सो नाउ आई विल कॉल योर मेंटर्स। उससे पहले एक और बोनस चीज मेरे पास है आपको बताने के लिए, विच इज every one of you at who stays till the end of the workshop will get opportunity to have one-on-one discussion with your mentors, क्योंकि हमारे पास अभी लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस हैं एंड वी कैन हैंडल दिस मच। वी विल गिव यू वन ऑन वन कंसल्टेशन जहां पर आप माइक ऑन करके आप लोग बात कर सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो, एंड दैट टू फॉर एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द मेंटर्स हु आर इनटू द इंडस्ट्री फ्रॉम 15 ईयर्स। सो मैंने आपको ये अभी स्टार्टिंग में बता दिया है। सो वेट टिल द एंड ऑफ द वर्कशॉप, अगर आपको बात करनी है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग सो आप बात कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वर्कशॉप इज टू नो योर बॉडी। Hello everyone. Hi Trupti. Hello, ma'am. Yes. Hi ABC. What's your name? शौर्य शौर्य नहीं, अपन तृप्ति है. वी आर नॉट. Okay. And M Mehta. Hello all. Hi. Okay. देन थैंक्स गौरांग, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं एज अ डॉक्टर नहीं आई हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि डॉक्टर है तो कुछ तो मतलब सिखाएंगी, लेक्चर देंगी, बट नो, ये वन ऑन वन टॉक रहेगा। एक मैं आपकी एक फ्रेंड हूँ जो ये सब सफर कर रही हूँ या कर चुकी हूँ, और उसमें से मुझे जो कुछ चीजें लगे कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, वो सिर्फ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो सब चीजें। सो जिनको पॉसिबल है तो कैमराज ऑन रख सकते हैं, क्योंकि वो ब्लैंक स्क्रीन के आगे बोलना थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, थोड़ा कम्युनिकेशन करने में। यस एम मेहता। हाय। यस हेलो। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि एक स्टेप आपने खुद की हेल्थ की तरफ लिया है। सबसे पहले पैट योर बैक, क्योंकि हम लेडीज को ये हमेशा रहता है ना कि अरे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, कोई चीजें कोई अप्रिशिएट, कोई कुछ भी अच्छा करे पर कोई हमें मतलब नोटिस भी नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। तो आज किसी और की जरूरत नहीं है, हमने एक स्टेप खुद के लिए ये ली है, खुद के हेल्थ के लिए ली है, इसलिए दूसरे किसी को जरूरत नहीं है, खुद ही खुद को अप्रिशिएट करना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो अभी अपना स्टार्ट करते हैं। हम शेयर करती हूँ मैं। यस, स्क्रीन दिख रही है सबको? आप चैट बॉक्स में ये कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। स्क्रीन दिख रही है सबको?
चलो, डॉक्टर हूँ तो कुछ तो चेकअप स्टार्टिंग में करूंगी। तो ये एक फीलिंग थर्मामीटर है। तो इसमें कुछ इमोशंस लिखे हैं। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होके थोड़ा सा खुद को ऑब्जर्व करना है कि ये सब जो फीलिंग्स है, तो अभी आपकी मेंटल स्टेट क्या है, कि अभी आपको क्या फील हो रहा है। बहुत बार होता है ना कि हम खुद के फीलिंग्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब हमारा फीलिंग क्या है, अब हमारे मन में कौन सा विचार है, इसके बारे में कभी इतना ज्यादा सोचते नहीं। तो स्टार्टिंग हम ये थर्मामीटर से करेंगे। इसमें कुछ रेटिंग्स दी है, 1 2 3 4 नंबर्स। तो अभी आपकी माइंड की स्टेट क्या है, सिर्फ थोड़ा चाहे तो आंखें बंद करके सोच सकते हो कि आप मतलब जो जेन्यून जो अभी लग रहा है वो शेयर करना है आपको। तो चैट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो कि अभी आपके फीलिंग क्या है। तो चैट बॉक्स में आप कर सकते हो, लाइक आई एम फीलिंग ग्रेट, और आई एम रिलैक्स्ड, हैप्पी, आई एम ओके, आई एम बोल्ड। तो कुछ भी हो सकते हैं फीलिंग्स। यहाँ पे कोई जज करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सो जो कुछ भी अभी फीलिंग्स है उसे सिर्फ शेयर करना है आपको। तो चैट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। यस। नंबर 7। नसीमा बोल रहे हैं नंबर 7। यस, ओके। एम मेहता 3। ओके। तृप्ति कह रहे हैं आई एम ओके। यस, परफेक्ट। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस। तो चलो, आपको तो ये समझ में आ रहा है कि अभी मेरी मेंटल स्टेट क्या है, आपने खुद को ऑब्जर्व किया है। देन नेक्स्ट। अब ये वर्कशॉप मैंने वर्किंग वुमन के लिए क्यों डिजाइन किया है, क्योंकि वर्किंग वुमन जो है, शी इज एट हाई रिस्क कि उसमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। ये क्यों ज्यादा रहते हैं? क्योंकि उसे थ्री थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करनी पड़ती है। एक तो प्रोफेशनल जहाँ पे वो वर्क कर रही है, वहां का एक स्ट्रेस रहता है। देन फैमिली की अलग से डिमांड रहती है। फीमेल है तो मतलब अगर मैरिड है तो वो डिमांड्स थोड़ी ज्यादा ही रहती है, ये सब आपने एक्सपीरियंस किया होगा। देन सोशल एक्सपेक्टेशन भी अलग ही रहते हैं। तो ये तीनों मैनेज करते करते क्या हो जाता है, एक क्रॉनिक स्ट्रेस जो है डेवलप हो जाता है। उससे क्या होता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसमें और भी फैक्टर्स है, जैसे सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप दिन भर जैसे ऑफिस में 8 9 10 आवर्स बैठे रहते हो, ज्यादा बॉडी की मूवमेंट्स नहीं होती आपकी। हमेशा एक स्ट्रेस रहता है कि डेडलाइन है, मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो आपकी ट्रैफिक से स्टार्ट होती है, और टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, सब ये सब चीजें। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। फिर टेम्पररी कुछ फिक्सेस होते ढूंढते रहते हैं हम, जैसे कैफीन थोड़ा हो गया, चलो कॉफी ले लो, एक थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। नहीं तो स्किप मील्स, टाइम नहीं मिला, काम के इसमें बिजी हो तो कभी कभी मील स्किप कर दिया। नहीं तो कभी कभी ओवर ईटिंग भी हो जाता है, कि ये स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं। कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस हो ना तो ज्यादा भी खा लेते हैं हम, तो ये भी हो जाता है बहुत बार। देन डिजिटल ओवरलोड, जब 8 आवर्स आप काम करते हो तो कंटिन्यू लैपटॉप के सामने रहते हो, उसके बाद भी मोबाइल, टीवी, तो ये डिजिटल ओवरलोड हो जाता है। देन वर्क लाइफ, ये दोनों बैलेंस करना, जैसे मैंने पहले बोला, फैमिली की भी अलग डिमांड है, सोसाइटी की भी अलग डिमांड है, ये सब करते करते सेल्फ केयर के लिए टाइम ही नहीं बचता। ये सब क्योंकि एक वुमन का नेचर ऐसा है कि हमेशा वो प्रायोरिटी अपने फैमिली को देगी, अपने काम को देगी, पर खुद की तरफ इग्नोर करेगी। इसलिए सेल्फ केयर नहीं करती, इसलिए चांसेस ज्यादा है कि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो। तो ये सब ज्यादा, इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब आप सफर कर रहे हो, आप सबको पता भी है कि नहीं ये सब चीजें हो रही है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, उससे साइन सिम्टम्स क्या दिखेंगे? सबसे पहले क्या होगा, तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल सिस्टम है उस पे इफेक्ट होगा। तो पीरियड्स
इरेगुलर हो जाएंगे, कभी कभी पीरियड्स के बीच में भी स्पॉटिंग हो जाता है, कभी कभी पीरियड्स ही नहीं आते, 2-3 मंथ के लिए पीरियड्स नहीं आते, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पीसीओडी या फाइब्रॉइड्स ऐसे कुछ डायग्नोसिस हो जाता है। थायराइड प्रॉब्लम होता है आजकल, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो थायराइड प्रॉब्लम फिर डॉक्टर बताते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा, उसमें कुछ ये नहीं, और मेडिसिन लेते भी हो फिर भी सिम्टम्स को कुछ कम होते नहीं, आप सफर होते रहते हो। हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। कितना भी एक्सटर्नल कुछ कॉस्मेटिक्स शैम्पू लगा दो, कुछ एक्सटर्नल क्रीम या कुछ भी कर दो, फिर भी ये चीजें खत्म नहीं होती। देन मूडीनेस, इरिटेबिलिटी, हमेशा आप इरिटेबल रहते हो। मैं भी जहाँ पे काम करते हो, नहीं तो घर पे जो मैरिड है उनके हस्बैंड से पूछो तो बोलेंगे कि ये मूडी है बहुत, मतलब कभी कुछ इसका मूड हो बता नहीं पाते। तो ये सब चीजें सफर होते रहते हैं। देन फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, कितना भी नींद 7-8 आवर्स भी नींद कंप्लीट कर लो, फिर भी मॉर्निंग में उठते हो तो ऐसे लगता है कि नहीं, जीरो एनर्जी है, कुछ काम करने की इच्छा भी नहीं है। ये सब अंदर से आता है। वेट गेन, ये तो बहुत कॉमन चीज है, मतलब स्पेशली अराउंड द बेली। कुछ भी क्रैश डाइट कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, जुम्बा ज्वाइन किया है, योगा कर रहे हो, फिर भी वेट कुछ कम नहीं होता। ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। ये मतलब ये सब प्रॉब्लम जो है आपको तो ज्यादा उसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप फेस कर रहे हो इसलिए आप यहाँ पे आए हो। देन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे आप साल में बहुत से कॉर्पोरेट इसमें करते हैं कि बॉडी चेकअप होता है ईयरली, तो उसमें क्या आता है कि फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई है, कभी कभी हाइपरटेंशन भी डायग्नोस हो जाता है। तो ये सबके पीछे क्या है, तो ये हॉर्मोन्स जो है, हार्मोनल सिस्टम जो है, ये आपकी डिस्टर्ब है। आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो इतनी कॉमन हो गई है कि लोग बोलते हैं कि ये तो सप्लीमेंट, जो B12 डेफिशिएंसी है, नहीं तो विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, तो ऐसे हो गया कि नहीं, 6 मंथ में तो ये लेना ही है, मतलब उसके सप्लीमेंट जो है, ये इतना कॉमन हो चुका है। देन मेंटल इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम, ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में तो मैंने बोला है, तो इस पे ज्यादा मैं अभी बात नहीं करूंगी। सो नेक्स्ट हम move। तो ये बोल रहे हैं हम कि हार्मोनल डिस्टरबेंसेस है, हार्मोनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई है। ये हमेशा बोलते हैं, ये कॉमन हो गया है आजकल, ये वर्ड तो बहुत कॉमन हो गया है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सुनते कि नहीं, हार्मोन्स कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं। बट एग्जैक्टली ये हॉर्मोन्स, हार्मोन जो बोलते हैं वो है क्या हॉर्मोन्स, वो थोड़ा सा आज हम जानेंगे। तो हॉर्मोन्स क्या है, तो एक केमिकल सब्सटेंस है जो पर्टिकुलर एक शरीर में ग्लैंड होती है वहां से सिक्रेट होता है, एंड पर्टिकुलर बॉडी का जो ऑर्गन है, पार्ट है, वहां पे जाके वहां पे एक्ट करता है। तो इट एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर, जैसे पोस्टमैन होता है, कि अभी तो पोस्टमैन का ज्यादा काम नहीं, नहीं तो कुरियर बॉय समझ लो, एक हाथ कुरियर कहाँ से उन्होंने कलेक्ट कर लिया और आपके तरफ वहां आके उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो ये मैसेज का काम कौन करता है, तो वो करते हैं हॉर्मोन्स करते हैं। सो बॉडी में जितने भी सिस्टम वर्क करते हैं, ये हॉर्मोन्स के ऊपर ही काम करते हैं, इसलिए इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये आप इसमें से समझ सकते हो। देन नेक्स्ट, ये आप वीडियो में आप ये सॉरी ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये एक ऑर्केस्ट्रा का एक पिक्चर है, जिसमें एक जो जो कंडक्टर, जो मास्टर रहता है, वो कमांड देता है, उस हिसाब से जो ऑर्केस्ट्रा, जो म्यूजिशियंस है, वो म्यूजिक प्ले करते हैं। वो कुछ बोलता नहीं, सिर्फ हाथ से कुछ साइन से वो उनको इंस्ट्रक्ट देता है, और उस हिसाब से उसमें क्या निकलता है, एक सिम्फनी, एक रिदम, एक अच्छा म्यूजिक उसमें से निकलता है। आप जस्ट इमेजिन कर दो कि अगर वो जो मैसेज दे रहा है, वो जो स्टिक है उसे या हैंड मूवमेंट से वो कुछ मैसेज दे रहा है, वो मैसेज वो जो म्यूजिशियन की तरफ ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो क्या होगा, वो मैसेज म्यूजिशियन तक नहीं पहुंचा, तो वो अपने ही धुन में कुछ तो म्यूजिक बजा रहे हैं, तो उसमें से मेलोडी निकलेगी क्या,
ऑफ कोर्स नहीं निकलेगी। तो एक म्यूजिशियन कुछ अलग बजा रहा है, दूसरा म्यूजिशियन कुछ अलग बजा रहा है, तो ये पूरा सिम्फनी जो है, जो रिदम है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेम क्या हो जाता है, जो ये हार्मोनल हार्मनी, एक्चुअली ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सेम काम हमारे शरीर में यही करता है। ये जो हॉर्मोन्स है, हार्मोनल सिस्टम जो है, जो ये हार्मोनी है जो बोलते हैं, ये पूरी डिस्टर्ब हो जाती है इस वजह से। तो चलो थोड़ा सा और देखते हैं कि फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब फीमेल बॉडी में कौन से हॉर्मोन्स है कि जो ये एक्ट करते हैं, कौन सा काम करते हैं। सबसे पहले जो ब्रेन में जो रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जैसे हमने देखा वो पिक्चर में, वो जो मास्टर है वो सब म्यूजिशियन को कंट्रोल कर रहा है। तो सिमिलरली पिट्यूटरी ग्लैंड एक सिर्फ जो ग्रीन पी है उसके साइज की ये ग्लैंड रहती है, ये बेस ऑफ द ब्रेन है, वहां पे इतनी छोटी सी ग्लैंड रहती है। और वो सब हमारे शरीर में बाकी जितने भी जो हार्मोनल सिस्टम है उसे कंट्रोल करती है। तो इसे इसलिए इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। सो हमें लगता है कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है या नहीं तो थायराइड का प्रॉब्लम है, मीन्स सिर्फ मेरी थायराइड ग्लैंड है उससे रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम है, उस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम सफर करना पड़ रहा है। नहीं तो मेरी जो रेस्पायरे सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे पीसीओडी फाइब्रॉइड की तकलीफ है। तो ये पिक्चर से आपको मैं क्लियर करना चाहूंगी, ये सबके पीछे जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन है, तो वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। वो ये सब ग्लैंड्स को, ये सब जो हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम है उससे कंट्रोल कर रही है। सो ये पिक्चर में आप देखोगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है, उसके ऊपर ही एक हाइपोथैलेमस रहता है, वो भी ये सब इसको रेगुलेट करता है। गले में जो है ये थायराइड ग्लैंड है, उसमें से T3 T4 ये जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हाइपर थायराइड, नहीं तो हाइपोथायराइड हो जाता है। एक हमारे हार्ट के बीच में एक थाइमस करके एक ग्लैंड होती है। देन हमारी जो किडनीज है उनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड करके, जो हम बोलते हैं ना कि आजकल ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया है कि जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल वो कहाँ से सिक्रेट होता है, तो जो हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनीज के ऊपर जो है उसमें से सिक्रेट होता है। देन पैंक्रियाज, हमारे पेट में जो पैंक्रियाज है उसमें से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन ये वर्ड्स भी आपको पता है, जो हम ग्लूकोज है, ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो इंसुलिन, वो ये पैंक्रियाज में से निकलता है। देन ओवरीज, जेनाइटल सिस्टम जो है वहां पे ओवरीज है, उसमें से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो सब हमारी जो जेनाइटल सिस्टम है उसे रेगुलेट करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये सबको कंट्रोल करती है। जैसे ये पिक्चर में एग्जैक्टली मैंने बताया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है और कैसे पूरे बॉडी पे इफेक्ट करती है। जैसे लेफ्ट साइड में आप देखोगे थायराइड ग्लैंड है। थायराइड जो है हमारे गले में है, पर उसे रेगुलेट कौन करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में टीएसएच करके हार्मोन है, वो उस थायराइड को कंट्रोल करता है। मतलब जब हम बोलते कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे थायराइड में ही लोकल वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, मे बी प्रॉब्लम आपके ब्रेन से स्टार्ट हो गए हो। देन मैमरी ग्लैंड्स जो है, जो प्रोलैक्टिन करके है, जो फीडिंग के टाइम पे मतलब जो चाहिए होता है जो हॉर्मोन्स, वो भी जो है ऑक्सीटोसिन करके हार्मोन, वो भी हमारे ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से सिक्रेट होता है। देन जो हमारे पूरी जेनाइटल सिस्टम है, ओवरीज है, उनको भी कौन कंट्रोल करता है, तो वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है कंट्रोल। तो इसमें से सिर्फ बताने, ये पिक्चर में से आपको सब थोड़ा सा मतलब एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये सब हॉर्मोन्स जो है दे आर लाइक एक्टर्स। वो एक्टर एक्टिंग कैसे करेंगे, जिनको डायरेक्टर जैसे डायरेक्ट करेगा वैसे वो सब अपना काम करेंगे। सो आपने देखा कि ब्रेन जो पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज रिलेटेड टू, मीन्स इट्स रिलेटेड टू आवर इमोशंस। तो वो कैसे कंट्रोल करती है हमारे सब हॉर्मोन्स को। सो ये पिक्चर में से आपको क्लियर होगा कि आपके शरीर में आप जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू योर माइंड, योर इमोशंस। मतलब आपकी जो अब माइंड की स्टेट है, जैसे आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, कोई तो भी फियर है,
या कंफर्टेबल नहीं हो, ये सब चीजें जो स्ट्रेस है, ये सब चीजें डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ करेगी? आपके हार्मोनल सिस्टम पे इफेक्ट करेगी। सो ये क्लियर कि किस तरह से माइंड ये सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। सो हमें किस पे काम करना है? सो ये वर्कशॉप का पर्पस ही वही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ये सब बहुत से ज्यादा मतलब जो कंटेंट है, बहुत सी चीजें आपको पता चलती है, पर इसमें से एक्चुअली क्या वर्क करेगा तो ये पता नहीं चलता और लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये वर्कशॉप ऐसे डिजाइन किया जाए कि लोग एजुकेट हो जाए कि एक्चुअली हमारे शरीर में क्या हो रहा है, इसके पीछे रूट कॉज क्या है, तो हम उस पे काम कर पाएंगे और तभी इस पे हम कुछ रिजल्ट्स उससे हमें मिल सकते हैं। सो रूट कॉज हम देखेंगे कि इस सब के पीछे रूट कॉज क्या है। जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने देखा था, ये सब चीजें जैसे वर्क स्ट्रेस, फैमिली डिमांड, सोशल एक्सपेक्टेशन, ये सब मैनेज करते करते क्या हो जाता है, एक क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, एक कॉर्टिसोल लेवल, जो जैसे मैंने बोला था कि जो हमारे किडनी के ऊपर एक कॉर्टिसोल नाम सॉरी एक एड्रिनल नाम की एक ग्लैंड है, वहां से ये कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स निकलता है। तो शरीर में इसकी ज्यादा ये हो जाती है, लेवल ज्यादा हो जाती है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये रूट कॉज है कि इस वजह से ये हार्मोनल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। एक छोटा सा एक इंसिडेंस बताऊंगी। मैं किसी को अनम्यूट करना चाहूंगी। एम मेहता, आपका नाम क्या है मैम? आप हाँ अनम्यूट मैम, इट्स कर मैत्री। सकते हो? यस। मैत्री। आपका नाम? मैत्री। मैत्री, ओके, हाय मैत्री। एक इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ कि आप उसमें आपकी रिएक्शन क्या होगी, आप जस्ट मुझे बताना, ठीक है? तो आप ऐसे गार्डन में घूम रहे हो, बहुत दिनों के बाद ऐसे खुद के लिए एक अच्छा टाइम मिला है आपको। सो आप एंजॉय कर रहे हो, इधर उधर देखते हुए, अच्छा वेदर, उस दिन क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो अच्छे से आप मतलब घूम रहे हो, अपने ही इसमें चल रहे हो। अचानक से क्या हो जाता है, बाजू में जो झाड़ी है उसमें से एक टाइगर आ जाता है, आपके सामने आ जाता है। अभी ये मत सोचो कि अभी गार्डन में टाइगर कहाँ आ गया, तो ऐसे नहीं, सिर्फ सोचो कि अचानक से आपके सामने एक टाइगर आ गया। सो आपकी रिएक्शन क्या होगी एट दैट टाइम? डर मैम, लगे? फर्स्टली तो आई वुड जस्ट लाइक टू लेट यू नो कि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और यहाँ पे एक्चुअली टाइगर आते हैं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं। ये तो हो। आई विल थिंक ऑफ दिस। तो हम लोग वॉक पे जाते हैं तो हम बहुत ही कंस्ट्रेंट टाइम पे ही जाते हैं और 6 साढ़े 6 बजे तक वापस अंदर भी आ जाते हैं। तो अगर ऐसा ये होता है तो अब तो अ, मैं डरूंगी और सोचने से पहले शायद खुद को कन्विंस करूंगी अभी सोचना नहीं है, बस भागना है, और भाग जाऊंगी वहां से, और भागते भागते शायद खुद को कोसूंगी कि बोला था कि डंडा लेके आना चाहिए था, वो किसी के साथ आना यस, चाहिए। वो भागना बात की बात, पर देखने के बाद क्या चेंजेस होंगे? स्वेटिंग होगा, आप फ्रीज हो जाओगे, स्वेटिंग होगा, समझ नहीं आएगा कि कुछ कौन समझ से में नहीं डायरेक्शन में आएगा, जाना है, फ्रीज हो बहुत जाओगे एकदम से। कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा सांस की बहुत गति, ज्यादा कंफ्यूजन पाल्पिटेशन होगा होगा, थोड़ा सा, हार्ट बीट बहुत बढ़ेंगे, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ये नर्वसनेस, सब हाथ पैर चीजें कांपने होगी। लग जाएंगे। यस 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 यस। सो ये सब चीजें होगी आपके बॉडी में। सो ये सब क्यों होती है? तो हमारे शरीर में ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, कि जब भी कोई ऐसे डेंजर सिचुएशन आ जाती है, तो क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में जैसे फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म रहता है कि एक डेंजर सिचुएशन सामने है, तो आइदर आपको ऐसा भी लग सकता है कि वो टाइगर है तो मैं इसे उसे फाइट करूं। तो चलो, कई कई लोग ऐसे भी रहते हैं ब्रेव, तो उसके लिए भी बॉडी प्रिपेयर होती है। नहीं तो कई कि वहां से भाग जाते हैं, फ्लाइट मोड, तो उसके लिए भी बॉडी प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसलिए ये बॉडी में एक कॉर्टिसोल नाम का जो जो हॉर्मोन्स है वो सिक्रिट हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ते हैं, स्वेटिंग बढ़ता है, पूरी बॉडी मतलब स्टीफ हो जाती है,
जैसे उसमें क्या हो जाता है, डाइजेशन एकदम से स्लो हो जाता है, क्योंकि बॉडी को पता है कि अभी डाइजेशन वाइजेशन नहीं करना है, अभी तो यहाँ से भागना है तो इसलिए डाइजेशन के लिए एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करनी है, तो हमें यहाँ से भागना है अभी, इसलिए डाइजेशन एकदम से स्लो हो गया। ठीक है, रेस्पिरेशन आपका बढ़ गया, ये सब चीजें होती है ये कोर्टिसोल की वजह से। तो इसे यू स्ट्रेस कहते हैं, ये जरूरी है क्योंकि हमें डिफेंड करना है, वहां से भागना है, नहीं तो आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके सामने टाइगर आ गया और आपको डर ही नहीं लगा तो क्या होगा, तो यस वो आप पे अटैक करेगा, और पता है, तो इसलिए ये जरूरी है। सेम क्या कब होता है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, नहीं तो कोई एग्जाम है, उसके लिए पहले थोड़ा सा टेंशन आना, स्ट्रेस आना, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, एक लिमिट के लिए, तो वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? तभी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। पर क्या होगा अगर ये टाइगर बार बार आपके सामने आ जाए, तो क्या होगा? तो हमेशा ये कॉर्टिसोल बॉडी में बढ़ता रहेगा, तो हमेशा ये चेंजेस आपके बॉडी में होते रहेंगे, कि जैसे डाइजेशन स्लो होते रहेगा, आपके जो पाल्पिटेशन बढ़ता रहेगा, स्वेटिंग या बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, स्टीफनेस आना, ये सब चीजें बार बार होती रहेगी। सेम कब होता है? ये टाइगर हमारे सामने बार बार आ जाता है। कब आएगा? आप ऑफिस के लिए निकले हो, आज मुझे देर हो गई है, और क्या हुआ है कि एकदम से ट्रैफिक जैम है, टाइगर, स्ट्रेस लेवल बढ़ गई, बराबर है। आज लेट हुआ है, काम जाना है, काम के लिए जाना है, लेट हुआ है, और काम वाली का फोन आ गया, कि मेड का, कि मैं आज नहीं आ रही हूँ, हो गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, हो गया। यस, आप डाइटिंग कर रहे हो, और आज आपका मन किया और आपने कुछ तो स्वीट खा लिया, स्वीट डिश, फिर दिन भर क्या सोच रहे हो, आज तो मेरा कुछ, आज तो बढ़ने वाला है मेरा वेट, मैंने तो खा लिया है स्वीट, बढ़ गया कॉर्टिसोल। सो मुझे सिर्फ बताना है कि ये जो टाइगर है अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने आता जाता है, आता जाता है, ये हमें पता भी नहीं चलता कि ये स्ट्रेस है, और इस वजह से ये कॉर्टिसोल की लेवल कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। से ठीक है, समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है। सो ये सब जो साइंस इसमें दिखाए गए हैं, ये हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ने से होता क्या है। ये आपने आपने कहा होगा कि मैडम हम बोल रहे हैं कि कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, पर इतना ये क्यों ट्रबल करता है कि हाई लेवल कॉर्टिसोल हो, तो ये क्यों इफेक्ट करता है हमारे बॉडी में? तो ये पिक्चर में दिखा है, इसमें लिमिटेड ही मैंने दिखा है पिक्चर्स, एक्चुअली इससे भी ज्यादा बहुत से है, लिस्ट बहुत ज्यादा है कि कॉर्टिसोल लेवल हमारे बॉडी में कंटिन्यू अगर ज्यादा रहे तो क्या उसका इफेक्ट होता है। तो क्या होता है, थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर लॉस होता है, देन स्किन पे भी प्रॉब्लम होता है, पफी फेस, ये तो बहुत लोगों ने ये किया होगा कि मॉर्निंग में उठते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे ऐसे पफीनेस है बॉडी में। शुगर क्रेविंग होता है, क्योंकि क्या, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए ग्लूकोज चाहिए बॉडी को, कोई मुझे भागना है अभी, अभी इन्होंने बोला कि भागना है, तो क्या उसके लिए एनर्जी तो लगेगी, उसके लिए ग्लूकोज लगेगा, उसके लिए शुगर क्रेविंग होती है। तो हमेशा बहुत से लोगों का ये रहता है कि नहीं, खाने के बाद होती है क्रेविंग, लगता है कि नहीं थोड़ा सा चॉकलेट चाहिए, थोड़ा वन पीस ऑफ स्वीट चाहिए, ये शुगर क्रेविंग हो जाती है। ये एकदम टिपिकल साइन है वेकिंग अप एट 3 AM, कि रात को अचानक से जग जाते हो आप। मतलब इसके पीछे क्या फिजियोलॉजी है एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है, पर एक टिपिकल साइन है, और हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो वो एक्चुअली बोलते हैं कि रात में अच्छे से सोए और अचानक से 3 साढ़े 3 बजे अचानक से नींद खुल जाती है, पता नहीं, थोड़ा सा स्वेटिंग हो जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, फिर बाद में फिर से नींद आ जाती है, पर पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये हाई कॉर्टिसोल लेवल की वजह से। स्ट्रगलिंग लूजिंग बेली वेट, जिसे हम हार्मोनल बेली कहते हैं, कि कुछ भी एक्सरसाइज कर दो, कुछ कितना भी क्रैश डाइट कर दो, कुछ इफेक्ट होता ही नहीं। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कॉर्टिसोल लेवल बड़ी है, और आजकल जो क्रैश डाइट और जो इंटेंस वर्कआउट जो है, उस वजह से क्या हो रहा है
कि ये बॉडी और डिफेंस मैकेनिज्म में चला जाता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। इसलिए हम कभी भी नहीं कहते कि मतलब इंटेंस वर्कआउट करो, और ये काम करता भी नहीं। मे बी आप में से बहुत से लोगों ने ये ट्राई भी किया होगा कि कितना ज्यादा मतलब करो वर्कआउट, थोड़े टाइम के लिए होता है इसका इफेक्ट, पर बाद में फिर से वही 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 प्रॉब्लम है, फीलिंग एग्जॉस्टेड, इरिटेबल ऑल द टाइम। ये किस वजह से होता है? तो ये बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल जो बड़ी है उस वजह से होता है। फिर एक विशेष साइकिल ही बन जाता है कि जैसे इमोशनल डिस्ट्रेस, उस वजह से भी और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ती है। कॉर्टिसोल लेवल और ज्यादा बढ़ने से भी मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी, ये सब चीजें, और डिस्ट्रेस बढ़ जाता है, उस वजह से और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। ये जो एक विशेष साइकिल ही बन जाता है। और इस वजह से क्या होता है, जैसे हमने बोला कि हर एक इमोशन जो है तो वो बॉडी सुनती है, तो उस वजह से बॉडी में क्या हो जाता है, ये जो हार्मोनल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये फर्स्ट क्लियर है? एक चैट बॉक्स में आप चैट इसमें लिख सकते हो कि कंसेप्ट क्लियर है आपको, फर्स्ट जो रूट कॉज है। ठीक है, क्लियर? यस। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। फर्स्ट रूट कॉज हमने देख लिया कि किस वजह से ये वर्क करता है, ये स्ट्रेस की वजह से ये सब चीजें कैसे हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती है। देन सेकेंड वन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये भी आजकल बहुत मतलब ये वर्ड कॉमन हो गया है, मे भी आपने भी सुना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। तो जैसे पहले स्लाइड में हमने देखा कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उस वजह से क्या एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल है कि ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होती। दिन भर आप डेस्क के सामने बैठे हो, घर आके भी मतलब जितना घर में काम करोगे थोड़ा उतना, ज्यादा कुछ वर्कआउट नहीं, टाइम ही नहीं मिलता वर्कआउट करने के लिए। खाने का भी कैसे कि आजकल जो पिज्जा कल्चर, जो पिज्जा बर्गर कल्चर है, थोड़ा फास्ट फूड ज्यादा हो जाता है। नहीं तो कभी कभी इरेग्युलर मील्स, मतलब कभी खाया तो टाइम पे खाया, नहीं तो कभी कभी खाया ही नहीं, स्किप कर दिया, लेट नाइट खाना खाया। ये सब चीजों से क्या होता है, तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। सो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब है क्या? सो एक सिंपल पिक्चर में से आप मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये देखिए, ये जो येलो जो जो बॉल जैसा दिख रहा है, तो वो हमारी बॉडी की सेल है। तो सेल को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब क्या है? ग्लूकोज है। तो हाँ, हमारे ब्लड में से ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है, फिर उसे एनर्जी मिलती है, फिर वो काम करती है। और वो काम कैसे करती है, वो ग्लूकोज अंदर कैसे जाता है? यहाँ पे एक लीड है, देखो ग्लूकोज चैनल है, ग्रीन कलर का आपको दिखेगा। तो वो लीड है, वहां से ग्लूकोज अंदर जाता है। पर वो अंदर कब जाएगा? सेल को इंडिकेशन कुछ चाहिए कि अभी ग्लूकोज मुझे चाहिए, वो अंदर कब जाएगा? तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, देखो वहां पे इंसुलिन लिखा है और फिर इंसुलिन रिसेप्टर है, मतलब इट्स लाइक अ की। तो वो की जब वो इसमें होल में वो इंसर्ट होगी, तभी वो चैनल ग्लूकोज का खुलेगा, उसमें से ग्लूकोज अंदर जाएगा एंड वो एनर्जी देगा सेल को, और सेल फंक्शन कर पाएगी। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, जैसे देखो एक आध लॉक है, उसमें रस्ट लग गया है, जंग लग गया है, तो उसमें ठीक से वो की होगी क्या इंसर्ट? ऑफ कोर्स नहीं होगी। सेम मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होता है। ये जो सेल की जो वॉल है, ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, उसमें क्या हो जाता है, एक टाइप का जंग लग जाता है। जंग मतलब क्या, कि वो ठीक से वर्क नहीं करता, वो रिसेप्टर ठीक से वर्क नहीं करता, उस वजह से वो ग्लूकोज चैनल ही नहीं खुलता, ग्लूकोज सेल के अंदर ही नहीं जाता। और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाता, इसलिए सेल को काम करने के लिए कुछ एनर्जी ही नहीं मिलती। और वो एक्सेस जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में बहता रहता है, क्योंकि हम खाना खाते रहते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती रहेगी, पर फिर भी हमें फटीग, लो एनर्जी फील होगी। ये क्यों होगा? क्योंकि सेल में तो अंदर ग्लूकोज जा ही नहीं रहा, वो सब एक्सेस जो ग्लूकोज है वो तो सिर्फ हमारे ब्लड में ही रह रहा है। इसलिए इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये जो एक्सेस ब्लड है, जो ब्लड में जो ग्लूकोज है, उस वजह से क्या होता है, उस वजह से मेजोरिटी ऑफ डिसीजेस है, उसका रूट कॉज यही है। कि जैसे हम देखते देखते किसी प्री डायबिटीज डेवलप होता है, उसके बाद डायबिटिक डेवलप होता है। वो नेक्स्ट इसमें
इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए आपके जो ईटिंग जो हैबिट्स है, या फिर आप जो एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते, उस वजह से क्या हो जाता है, आजकल ये वर्ड बहुत कॉमन है कि विद्या बालन के डाइट के बाद की इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। सो ये सेल में क्या हो जाता है, एक टाइप का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो इस वजह से वो अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाता, इंसुलिन काम नहीं कर पाता। तो ये जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारी, खाने के जो हमारे जो हैबिट्स है, उस वजह से क्या होगा कि आप कुछ खाते हो, ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि अरे कुछ खाया है, इंसुलिन बनाओ, तो बॉडी तो इंसुलिन बना रही है, पर वो सेल में तो नहीं जा रहा है। इसलिए ये एक साइकिल बन जाता है कि शुगर जो है, एक्सेस जो है ग्लूकोज, वो इट स्टोर एज अ फैट। इसलिए ये आपको साइकिल में से पूरा मतलब क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट कि किस वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे मैंने तो सिर्फ पानी पे भी मैं रहूं तो भी मेरा वेट बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ रहा है, ये सब साइकिल जो है इस वजह से बढ़ रहा है ये सब। तो ये साइकिल में से ये जो पिक्चर है उससे आपको काफी मतलब आइडिया आ जाएगी क्लियर कि एक्चुअली क्या बॉडी में हो रहा है आपके। सो क्लियर। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, सो ये ब्लड विजन विजन हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हर बार टायर्डनेस, जैसे मैंने बोला कि ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है सेल को, इसलिए टायर्डनेस, हाइपरटेंशन हो जाता है। देन एथेरोक्लेरोसिस, मतलब जो बॉडी में जो हमारे कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ग्लूकोज जो शरीर में है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फैट कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, कभी कभी हमारे लीवर में डिपॉजिट हो जाता है, हमारे जो आर्टरीज वेन्स जो है उसमें डिपॉजिट हो जाता है। उस वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो जाते हैं। हंगर, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, वो कंटिन्यू ब्रेन को सिग्नल भेज रहे कि मुझे एनर्जी चाहिए, इसलिए कि हंगर, कि बॉडी में ब्लड में तो ग्लूकोज है पर फिर भी बॉडी यूज नहीं कर रहा है, इसलिए क्रेविंग होती है, हंगर बढ़ता है। देन ये टिपिकल साइन है, ये आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि बॉडी के कई कई पार्ट है उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है। स्पेशली जो हमारे नेक का जो रीजन है, नहीं तो आर्म पिट है, नहीं तो जो जेनाइटल एरिया है वहां के इसमें फोल्ड्स में है, वहां पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है। बहुत से लोगों ने इसके लिए बहुत से कॉस्मेटिक मतलब कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मतलब इसका तो एक बहुत बड़ा मार्केट है कि नहीं ये लगाओ, वो लगाओ, ये स्क्रब लगाओ, ये क्रीम लगाओ, इससे वो जाएगा। कभी कभी लगता है कि ये हाइजीन नहीं ठीक से ये कर रहे हैं फॉलो, इस वजह से हो रहा है। पर ये सब करने के बाद भी ये नहीं जाता, क्योंकि ये इट इज अ अर्ली साइन ऑफ किसका है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट की बॉडी दिखाती है, शाइन की साइन की बॉडी में क्या हो रहा है कि अंदर अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है। सो यहाँ से आगे जाके जब भी कभी ऐसे साइन दिखे तो थोड़ा अलर्ट होना है कि बॉडी में हो रहा है, ये अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है। सो हमें उस पे अभी काम करना है। सो क्लियर। यस। ये पिक्चर में मैंने दिखाया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन से सिस्टम पे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है मेरे, तो उससे क्या सिर्फ मतलब फैटीनेस बढ़ेगा या क्या होगा, नहीं। ऑलमोस्ट जितने भी डिसीजेस है उसका मेन जो रीजन है, जो मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसे हम बोलते हैं, उसका मेन रीजन क्या है। एक तो 1 नंबर जैसे हमने देखा हाई कॉर्टिसोल लेवल, एंड सेकेंड नंबर ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो ये कैसे काम करेगा, जैसे पीसीओडी, पीसीओडी की जो ट्रीटमेंट देते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन में देते हैं, तो वो कौन सी टैबलेट देते हैं, तो जो डायबिटीज में जो टैबलेट देते हैं सेम मेडिसिन जो है पीसीओडी में देते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म सेम है। दोनों किस वजह से डेवलप हुए हैं, डायबिटीज भी हो या पीसीओडी भी, वो क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप हुए हैं, इसलिए उस पे मेडिसिन भी सेम रहता है। लीवर में स्टोर हो जाता है फैट, फिर क्या, फैटी लीवर, कई बार हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें दिखता है कि फैटी लीवर है। लीवर में से जो जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं वो ठीक से नहीं हो पाते, इसलिए पूरा डाइजेस्ट, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम किस पे डिपेंड है, तो लीवर के फंक्शन पे डिपेंड है। अगर लीवर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा तो ये वर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो है। सो व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म,
कि ये जो एंजाइम्स है वो ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, लीवर में से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए जो भी खा रहा है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वेट बढ़ता जा रहा है और प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड ओबेसिटी, जैसे मैंने बोला कि आर्टरीज में, हार्ट में वो फैट स्टोर हो, कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो जाता है, उस वजह से प्रॉब्लम होता है। ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में भी ये सब इफेक्ट करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो कैंसर। आप बोलोगे कि कैंसर और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका क्या मतलब कनेक्शन है? सो यस, आगे जाके बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंट ऐसे ही रहा तो आगे जाकर चांसेस है कि कैंसर तक ये सब प्रॉब्लम जा सकते हैं। मुझे आपको डराना नहीं है पर अलर्ट करना है, क्योंकि इंडिया में इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कैंसर के, और उसमें भी नंबर 1 पे कौन सा है? तो वो है ब्रेस्ट कैंसर, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्मोनल सिस्टम। सो ये हार्मोनल हार्मनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर? सो ये भी पिक्चर में सेम मैंने बताया है कि कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की पूरा हमारी हार्मोनल सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करता है, उस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। इसके पीछे आप अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है। सिर्फ ये टेम्पररी फिक्सेस जो है वो काम इसलिए नहीं करते कि मैंने सिर्फ कुछ क्रैश डाइट कर लिया, या मैंने कुछ मतलब इंटेंस एक्सरसाइज कर लिया, या फिर मैंने कुछ सिर्फ मेडिसिन ले लिए। जैसे हार्मोन के सॉरी थायराइड के केसेस में होते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, लाइफ लॉन्ग तो आपको लेना है, हार्मोनल टैबलेट लेनी है। पर सिर्फ टैबलेट लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि बॉडी में ये जो रूट कॉजेस है उस पे तो हम काम करते ही नहीं। सिर्फ हार्मोन जो तैयार नहीं हो रहा है, ऊपर से सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे पीसीओडी में भी देते हैं कि साइकिल रेगुलेट करने के लिए बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि नहीं 3 महीने 6 महीने मेडिसिन ले लिए तब तक तो पीरियड्स नॉर्मल है, उसके बाद जैसे वैसे। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि हम रूट कॉज पे तो काम कर ही नहीं रहे। तो ये सब उस वजह से हो रहा है। सो ये पिक्चर मेरा फेवरेट पिक्चर है। जैसे हमने देखा कि हमारे बॉडी में, अभी हम बोल रहे हैं हार्मोन की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मतलब मैं ये श्योर हूँ कि ये वर्कशॉप होने के बाद जिन्होंने ये सब वर्कशॉप ज्वाइन किया है वो सब ये हार्मोन्स की लैंग्वेज में बात करने लगेंगे कि हाँ, वो मतलब एजुकेट हो जाएंगे उतने कि अरे मेरे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गई है, अरे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, ये सब चीजें। तो ठीक है, ये तो हमने जान लिया हमारे शरीर में कुछ विलन है, वो एक तो कॉर्टिसोल है, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये विलन जो है, तो उन पे काम कैसे करना है, उनको डिस्ट्रॉय कैसे करना। सो हमारे शरीर में जैसे विलन है उस तरह से चार चार कौन है, तो वॉरियर्स भी है, जिसे हम कहते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। वो क्या काम करते हैं? इस विलन को खत्म कर देते हैं। तो ये कौन से वॉरियर है? ये है डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। ये जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, ये ये विलन पे काम करते हैं। तो कैसे करना है हमें, ये विलन पे काम कैसे करना है, तो डिस्ट्रॉय कैसे करना है? सो डेली हमें क्या लेना है? तो डोज लेना है हमें। सो डोज मतलब डी मतलब डोपामिन, ओ मतलब ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एस मतलब एंड ई मतलब एंडोर्फिन। सो ये हैप्पी हॉर्मोन्स जो है हमारे बॉडी में, इनको बूस्ट करना है। जैसे ये हैप्पी हॉर्मोन्स बूस्ट करते हैं हम बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाती है। और आपने देखा कि अगर कॉर्टिसोल जो एक्सेस बढ़ा है वो अगर कम हो जाए, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हॉर्मोन्स डिस्टर्ब है वो ऑटोमेटिकली होने वाले हैं। इसके लिए कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। सो इसलिए हमें किस पे काम करना है? सो ये जो वॉरियर्स है हमें उस पे काम करना है, उन्हें बूस्ट करना है। सो सबसे पहले डोपामिन। डोपामिन क्या है? इसे कहते हैं कि रिवॉर्ड हार्मोन। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इसका यूज करती है कि देखो, अ, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बीच में, जो आया था ना, जो जेमिनाई पे जो रेट्रो लुक, वो साड़ी में वो इमेज बना के भेजते हैं, वो सब जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें भी क्या किया है उन्होंने?
कि चलो एक पिक्चर डाल दी, कि एक अच्छा पिक्चर भेज देते हैं वो। फिर हमें क्या लगता है, अरे मैं तो इतनी अच्छी दिख रही, चलो मैंने पोस्ट कर दिया। फिर उस पे लाइक्स मिले, लाइक मिलने के बाद कैसे लगता है? ऑफ कोर्स अच्छा ही लगता है। कोई अगर अप्रिशिएट करे, कोई हमें बोले कि अरे कितनी अच्छी लग रही हो तुम, सो इट्स अ रिवॉर्ड हार्मोन, डोपामिन शरीर में बढ़ गया। तो क्या लगा हमें कि और पोस्ट करूं मैं, और ये करूं, और वे वो करूं। तो ये रिवॉर्ड हमेशा चाहिए होता है, ये डोपामिन बूस्ट हमेशा चाहिए होता है। इसलिए ये सोशल मीडिया भी इसी का ही, हाँ मतलब यूज करते हैं कि हमेशा लोगों को एंगेज कैसे रखना है, कि उनको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे दो और लोग सिर्फ कंटिन्यू सोशल मीडिया पे फिर एंगेज हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि उसमें लाइक्स आएंगे, मतलब रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पर हमें इस तरह से डोपामिन हमारे बॉडी में नहीं बूस्ट करना है। कुछ अच्छे चीजें करके हमारे शरीर में हमें ये डोपामिन बूस्ट करना है। तो क्या क्या करना है? सेटिंग अप गोल्स, सिंपल गोल सेट करना है। सिंपल, एकदम से ऐसे नहीं कि साल भर में अभी मेरा 20 kg कम हो जाएगा फिर मतलब ये हो, क्योंकि वो उसके होने के लिए होगा, मतलब ऐसे नहीं मैं बोलती, पर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर अभी तो हमें डोपामिन तो अभी बूस्ट करना है। तो क्या करना है कि एक सिंपल गोल ये करो, कि जैसे आज मैं एक वीक के लिए मैं डेली 15 मिनट्स में एक्सरसाइज करूंगी। ये सिंपल एक छोटा सा टास्क खुद को, खुद ने ही खुद को दे दिया, एक सिंपल गोल दे दिया। तो वो छोटा सा गोल है, आपने कर दिया तो खुद को ही अच्छा लगा, अरे मैं कर सकती हूँ मतलब। सो ये क्या रिवॉर्ड, आपको अच्छा लगा तो आपने किया, तो डोपामिन बॉडी में बूस्ट हो गया। देन एक्सरसाइज, ये तो आपने भी मतलब ये किया होगा एक्सपीरियंस, कि जब थोड़ा सा लिथार्जिक लो फील होता है तो कुछ अगर ऐसे वॉक पे निकल गए, नहीं तो कुछ तो सिंपल एक्सरसाइज किया तो अच्छा लगता है। कि अच्छा लगना मतलब क्या, बॉडी में डोपामिन जो है वो बूस्ट हो गया। देन लिसनिंग टू म्यूजिक, ये तो हम लोग सब करते हैं, पर इसके पीछे शायद ये पता नहीं होगा कि ये डोपामिन है, कि ये शरीर में बढ़ रहा है, इस वजह से हमें अच्छा फील होता है ना, कि कभी अच्छा म्यूजिक लगाते हैं तो मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। वो स्ट्रेस स्ट्रेस प्रॉब्लम तो जाते नहीं है सिर्फ म्यूजिक सुनने से, पर हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो ये सब चीजें करने से डोपामिन आपके बॉडी में बढ़ाना। देन सेरोटोनिन, सेरोटोनिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसे मूड स्टेबलाइजर कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हार्मोनल हार्मनी डिस्टर्ब होने से जैसे मूडीनेस बढ़ता है, हमारे मूड स्विंग्स बढ़ते हैं, तो ये मूड स्टेबल करने के लिए सेरोटोनिन हमें इंड्यूस बूस्ट करना है। सो ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, तो आपकी गट हेल्थ से डायरेक्टेड। पहले से रिसर्च किया था कि सेरोटोनिन जो है ब्रेन में सिक्रेट होता है, फिर वो अच्छा मूड इसके लिए काम करता है। फिर बाद में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि 70% सेरोटोनिन कहाँ पे सिक्रेट होता है, तो वो हमारे गट में होता है। मतलब देखो कि गट हेल्थ कि अच्छी रहे, ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा बोला जाता है कि गट हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। सो आपका डाइजेशन अगर अच्छा हो तो डायरेक्टली आपका मूड अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सीरोटोनिन अच्छे से सिक्रेट होने वाला है। सो इसलिए जब आप सनलाइट में जाते हो, आजकल के दिनों में तो आपने ये चीजें तो बहुत एक्सपीरियंस की होगी थी कि मतलब आई थिंक मई से ये थोड़ा सा ऐसे रेनी वेदर है, तो जब सनलाइट अच्छा मतलब हो जिस दिन, तो एकदम से अच्छा फील होता है, ऐसे फ्रेश लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सेरोटोनिन की वजह से। देन ईटिंग हेल्दी, मेडिटेशन, वॉक इन नेचर, ये सब चीजें करने से अच्छा लगेगा, क्योंकि सेरोटोनिन आपके बॉडी में तैयार हो। देन ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहते हैं। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपका दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक है, मॉर्निंग ट्रैफिक से जो स्टार्ट हुआ है, ऑफिस में भी बहुत से मीटिंग्स और मतलब वर्क का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेट नाइट तक आप काम करते रहे, फिर घर आ गए, फिर मूड एकदम आपका डाउन, एनर्जी डाउन, पूरा एकदम आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, और सिर्फ आप ऐसे शांत बैठे हो, और साइड से आपके घर में से कोई एक फैमिली मेंबर, समझ लो आपकी मदर या फिर आपका हस्बैंड या आपका सन या डॉटर कोई भी आते हैं, और सिर्फ आपके कंधे पे या सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि आज बहुत थकी हो क्या आप? सो क्या फील होगा आपको वो टाइम पे? कोई शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस अगर ऐसे हुआ तो? तृप्ति, आप कर सकते हो?
हाउ विल यू फील? नहीं तो कोई दूसरा कर सकता है शेयर। जी यस मैम। ट्रुप्ति। जी। यस, कैसे लगेगा वो टाइम पे? डेली में डेली बेसिस पे ऐसा फील करती हूँ मैम। हाँ। वाइल ट्रैवलिंग 2 hours वन साइड फ्रॉम एवरी डे। घर ओके। पे आके, हाँ जी, बेटी को या बेटे को साथ में बिठा के 2 मिनट यस यस। देन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यस यस, मतलब दिन भर का जो स्ट्रेस है वो सिर्फ एक मोमेंट में कम हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये लव हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन है वो बॉडी में हमारे सिक्रिट होता है। इस पे तो एक पूरी मूवी ही बनी है, पता है? कौन सी? जादू की झप्पी, जिसे बोलते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस। इसलिए जी। ये जो टच है, ह्यूमन टच, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिससे ये ऑक्सीटोसिन बॉडी में सिक्रिट होता है। सो इसके बाद में भी आप प्रैक्टिस करना कि जब आप फ्रेंड के पास जाते हो तो जैसे मतलब हैंड होल्ड करना, नहीं तो कोई अगर बीमार है आप उससे मिलने जाते हो तो सिर्फ उसका हाथ हाथ में ले लो, नहीं तो उसको सिर्फ एक शोल्डर पे टच करके उसे एक थोड़ा सा ये करो कि नहीं हो जाएगा ठीक। सो ये मैटर करता है, आप कितने भी वर्ड्स में मतलब एम्पथी दिखाओ सामने वाले को, पर सिर्फ एक टच भी है ना, वो काम करेगा जो है। सो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीटोसिन सिक्रिट होता है। सो ये चीजें मतलब फॉलो करनी है। देन एंडोर्फिन, लाफिंग विथ फ्रेंड्स। तो इसलिए बहुत बार होता है कि ये सब ऑफिस और मतलब घर ये सब संभालते संभालते ना लेडीज जो है ना, तो वो थोड़ा सा फ्रेंड्स या सोसाइटी से भी मतलब सोशली ज्यादा नहीं रहता एक्टिव। फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा मतलब ठीक है, जहाँ पे काम करते हैं वहां पे है फ्रेंड्स तो ठीक है, पर अदर देन दैट मतलब ज्यादा सोशलाइज नहीं होते, खुद के इसमें रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्राई करना है, जब आप सोशली एक्टिव होगे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग या कहीं पे जाओगे तो वो अलग ही एक हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस आपको मिलेगा। देन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, इससे भी एंडोर्फिन, जैसे स्विमिंग करोगे आप, नहीं तो कोई स्पोर्ट्स खेलोगे, उससे भी एंडोर्फिन बॉडी में सिक्रिट होगा। उससे भी क्या होगा कि आपका मूड अच्छे से होगा और कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। सो इतने सारी चीजें हैं हमारे पास और ये सब पता होता है हमें, पर ये सब चीजें जैसे क्लियर हो गई कि ये चीजों से मेरे बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ गया है, अब मुझे ये सब चीजें करनी है। जैसे हम एजुकेट होते हैं तो अच्छे से काम कर पाते, और ये वेबिनार का जो मोटिव है वो वही है कि आपको एजुकेट करना है, आपको रूट कॉज जैसे पता चले तब आप अच्छे से उस पर वर्क कर सकते हो। सो ये डेली डोज आपको लेना है, ठीक है? देन आयुर्वेदा, अबाउट आयुर्वेदा, तो ये सब चीजों में आयुर्वेदा कैसे हेल्प करेगा हमें, तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे। आयुर्वेदा मतलब 5000 ईयर्स बिफोर से एक जिसे हम बोलते हैं कि वेदा, जो 4 वेदास है, जिसे हम अपौरुषेय बोलते हैं, जो किसी ह्यूमन ने वो मतलब बनाया नहीं है, उसका एक पार्ट है जो अथर्ववेद है, उसका एक पार्ट बताया गया है, आयुर्वेदा है। सो आयुर्वेदा की डेफिनेशन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। उसमें क्या लिखा है कि ये सिर्फ एक साइंस है जिसमें आतुरस्य विकार प्रशमनम मतलब जो डिसीज है, जिसको रोगी है, जिसको कुछ डिसीज हुआ है, उसके डिसीज पे काम करना है, पर उससे पहले क्या करना है हमें? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो हेल्दी पर्सन है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, इसके लिए भी आयुर्वेद है। मतलब ये एक ही ऐसा मतलब आजकल जैसे मॉडर्न साइंस में इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ डिसीज हो गया उस पे कुछ मेडिसिन दे दिए, उस पे कुछ काम कर दिया, पर आयुर्वेद ऐसे नहीं कहता। पहले आपको खुद के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ये सब करने से आप एक तो आप में कुछ डिसीजेस फॉर्म भी नहीं होंगे, और अगर होते भी है तो उसके उस पे ऊपर आयुर्वेद काम करेगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, एज अ आयुर्वेदिक स्टूडेंट या प्रोफेशनल, मुझे ये एक बात बतानी है, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी बोथ आर डिफरेंट।
ये लोगों की बहुत बड़ी मिसकंसेप्ट है कि आयुर्वेदा मतलब ही नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी का ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न कंट्री में हुआ है, वो ग्रीस में हुआ है, इसलिए वो उस पे थोड़े से उनके प्रिंसिपल्स उस पे थोड़े से बेस है। बट आयुर्वेदा जो है वो इंडियन ओरिजिन है, उसका जो हिस्ट्री है 5000 ईयर्स से है आयुर्वेदा। और जो नेचुरोपैथी के कंसेप्ट हुए हैं वो कुछ 100 भी नहीं, एक 80 70 ईयर्स से मतलब वो सब कंसेप्ट है। तो इसलिए ये पूरा आपके माइंड में से निकालना है। अगर कोई बोलता है कि ये कंसेप्ट मतलब आयुर्वेदा मतलब नेचुरोपैथी में, ये तो नहीं। आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी अलग है, आगे जाके एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। सो आयुर्वेदा किस पे बेस है? तो शरीर में तीन जो दोषाज है, वात पित्त कफ, में भी आपने सुना होगा। तो हर एक का बॉडी का टाइप अलग रहता है, इसलिए जैसे बोलते हैं ना ट्रीटमेंट जैसे देते हैं, या फिर एक कौन सा तो भी आपने मतलब सोचो कि पीसीओडी का प्रॉब्लम है आपको, तो दूसरा अगर पीसीओडी का पेशेंट होगा और आप हो, वो दोनों में भी सेम चीजें काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका बॉडी टाइप उसका बॉडी टाइप अलग है। इसलिए ये बॉडी टाइप हमारा कौन सा है वो जान लेना जरूरी है। इसके लिए अगर आपके पास में कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर हो, उसके पास जाकर आप ठीक से मतलब ये सब चीजें ये कर सकते हो, और आपका बॉडी टाइप कौन सा है और उस पे डिपेंड आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर वो आपने क्लियर कर दिया तो आपकी जर्नी बहुत सी मतलब इजी हो जाती है। देन यस, अ, हम जैसे बोलते हैं कि कई लोगों को कि इम्यूनिटी अच्छी रहती है, इसलिए उनको जल्दी से डिसीजेस नहीं होते। कई कई लोग थोड़ा सा कुछ हो गया तो जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी उसकी वीक है, इम्यूनिटी इसकी अच्छी है। सो आयुर्वेदा के कंसेप्ट से ये इम्यूनिटी मतलब क्या है? तो आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट है अग्नि करके। अग्नि मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है, सो उसे अग्नि कहते हैं। सो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आयुर्वेदा में, कि ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। वो किस पे डिपेंड है? तो आपका जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, मीन सिर्फ जो खाते हो स्टमक में एंजाइम से वो नहीं, सेल्यूलर लेवल तक जो मेटाबॉलिज्म है जो काम करता है, तो वो किस पे डिपेंड है? तो वो आपके अग्नि पे डिपेंड है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डिसीज है कुछ ना कुछ आपके हॉर्मोन्स मतलब ये हो गए, इम्बैलेंस हो गया है। तो रीजन क्या है? अग्नि डिस्टर्ब है। और जैसे मॉडर्न साइंस में भी हमने देखा रूट कॉज क्या है, कि जैसे बोल देखा हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब वो सेल्यूलर लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे डाइजेशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या कि अग्नि डिस्टर्ब है आपका, उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसलिए ये अग्नि कंसेप्ट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आयुर्वेदा में कुछ ईटिंग के रूल्स बताए हैं कि कैसे खाना है। सो मतलब अ, आजकल तो ये तो ट्रेंड हो गया है कि हाँ कुछ ना कुछ मोबाइल सामने रहता है, नहीं तो टीवी की स्क्रीन सामने रहती है और आप खाते हो। सो ये नहीं करना है। आयुर्वेद कहता है कि जब आप खाना खाते हो, खाने से पहले भी बाजू की जो एनर्जी रहती है आप उसे डाइजेस्ट करते हो। सो जितना माइंडफुली खाओगे तो उतना बॉडी में वो अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे और आपका अच्छे से डाइजेशन होगा। इसलिए जो हमारे इमोशंस भी है वो भी काम करते हैं। जैसे आप बहुत एंगर में हो, फियर में हो, जैसे मैंने आपको अभी ये सब चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, कि जैसे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गई है, आप फियर में हो, कुछ नहीं तो स्ट्रेस में हो, मतलब टाइगर है तो टाइगर से क्या होगा कि कुछ बढ़ गया है आपके बॉडी में, क्या बढ़ गया है? तो कॉर्टिसोल बढ़ गया है, उस वजह से डाइजेशन स्लो हो गया है। और ऐसे इसमें अगर आप खाना खा रहे हो वो तो डाइजेस्ट होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। इसलिए जो कुछ इमोशंस ऐसे हो तो उस टाइम पे मील नहीं आपको खाना खाना नहीं खाना है। देन ड्रिंक वाटर बिटवीन मील्स। जैसे मैंने बोला कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक कंसेप्ट कैसे अलग है, तो आजकल तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, ट्रेंड हो गया है कि पानी दिन में जितना पानी ज्यादा से ज्यादा पियोगे बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। 3 4 5 10 कितना बताते हैं, अभी मुझे ये नहीं है कि जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पीना है, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। पर आयुर्वेद क्या कहता है?
कि लिसन टू योर बॉडी, जितना पानी बॉडी मांग रही है उतना ही पानी पीना है। खाने से पहले पानी नहीं पीना है, खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है। हमेशा मील के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। थोड़े से शॉक हो गए आप, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको एकदम से अलग लगेगी कि अरे ये क्या बता रहे हैं मैम, ये तो मतलब सबको ही पता है कि नहीं, खाने के बीच में नहीं पानी पीना है, आदि आगे बाद में 1 घंटे के बाद पानी पियो। तो नहीं, आयुर्वेदा में डिसीजेस भी पता है कि ज्यादा पानी पीने से कौन से डिसीज होते हैं। उसमें सबसे पहले जब हमारे क्लिनिक में पेशेंट आता है कि माइग्रेन का, नहीं तो हमेशा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते, पानी ज्यादा पीते हो, उठने के बाद पानी पीते हो ज्यादा, रात को सोने से पहले पानी पीते हो, खाने के बाद या पहले पानी पीते हो। तो 99% आंसर हमें पता है कि आएगा, यस पानी ज्यादा पीते। तो उस वजह से वो हाइपर एसिडिटी होती है। उस वजह से स्किन डिसीजेस भी, सोरासिस और ऐसे जो एक्जिमा जो है, स्किन डिसीजेस का भी मेन कारण है कि ज्यादा पानी पीना है। देखो, पानी ज्यादा पियोगे उससे ज्यादा आपको मतलब ये नहीं होगा, यूरिन में ही ज्यादा होगा आपको, ऐसे नहीं कि लूज मोशंस हो गए, बहुत ज्यादा पानी पी लिया और बॉडी बॉडी पूरी पूरी क्लीन हो गई, तो नहीं। और जो ये इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं, वो मतलब क्या है कि वो एक्सेस जो पानी है वो रिटेन हो रहा है आपके बॉडी में। सो आगे से जाके मतलब ये पूरे वेबिनार में आपने कुछ भी याद नहीं रखा ना तो भी चलेगा, पर प्लीज ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखनी है कि पानी के भी कुछ रूल्स है। गोल्डन रूल, वाटर शुड बी लाइक अ नेक्टर, सिप स्लोली माइंडफुली एंड अकॉर्डिंग टू थर्स्ट, नॉट अ फोर्स। ठीक है, कि ऐसे कुछ टाइम, जैसे समर सीजन है, बॉडी की नीड है, पानी पीना है। विंटर सीजन है, आप एसी में बैठे हो, बॉडी की नीड नहीं है, स्वेटिंग ही नहीं हो रहा है, आप कुछ फिजिकल वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो पानी नहीं चाहिए आपको। सो लिसन टू योर बॉडी, सिर्फ बताया इसलिए बॉटल भर के बैठे हो और वो खत्म ही करनी है, सो डोंट डू दैट। उससे ट्रबल ही क्रिएट होने वाला है, उससे बेनिफिट कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो यहाँ से आगे जाके ये पूरा माइंड में फिक्स करना है कि नहीं, मुझे पानी पीना है, कम भी नहीं पीना है, मतलब ये मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ऐसे नहीं कि पानी कम ही पीना है। सो बॉडी को मतलब लिसन टू योर बॉडी, जैसे बॉडी बोलती है नहीं मुझे अभी थर्स्ट है, तो सिप बाय स्लिप स्लोली पीना है पानी, एकदम से नहीं। देन कौन सा भी डिसीज है उसमें आयुर्वेदा में सबसे पहले क्या कहा है, तो लंघनम परम औषधम, मतलब क्या करना है, फास्टिंग इज अ सुप्रीम मेडिसिन। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमने देखा कि कैसे हो रहा है ये सब चीजें, सो उसमें भी क्या काम करेगा कि फास्टिंग। सो कौन से भी डिसीज हो बॉडी में, सो उसमें सबसे मतलब बॉडी की एक नेचुरल एक ये रहती है कि खुद ही खुद रिपेयर करने की एक नेचुरल उसकी एक टेंडेंसी रहती है। पर हम क्या करते कि उसे एक्टिवेट ही नहीं करते। सो उसे क्या करना है, थोड़ा सा पेट को आराम देना है, फिर अपने आप बॉडी उसे रिकवर करने वाली है। इसलिए क्या करना है, फास्टिंग करना है, लंघन करना है। सो ऐसे नहीं है कि फास्टिंग करना है मतलब आजकल जो ट्रेंड है कि नहीं फ्रूट्स फास्टिंग करनी है, जूस फास्टिंग करनी है, तो आयुर्वेदा में ये बोला नहीं है, आयुर्वेद और इवन योग शास्त्र में भी ये बोला नहीं है। फास्टिंग मतलब मिताहार, मतलब कम से कम खाना खाना है, और जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग है वैसे करना है। पर सबके लिए सेम है क्या, आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं, कई कई लोगों को मतलब सूट होता है, कई कई लोगों को नहीं होता। बहुत ज्यादा टाइम फास्टिंग करोगे आप तो उससे एसिडिटी बढ़ती है, चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। सो ये कैसे काम करेगा, तो इसमें भी आयुर्वेदा में बोला है, जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने बोला कि जैसे प्रकृति है, पित्त दोषा, वात एंड कफ दोषा। सो आपके शरीर में कौन सा दोषा का डोमिनेंस है वो जान के आपको फास्टिंग करनी है। जैसे पित्त दोषा है, उनको शॉर्टर फास्टिंग विंडो रखनी है, 12 to 14 आवर्स, मतलब ओवरनाइट फास्टिंग इज ओके। अर्ली डिनर करना है, 7-7:30 डिनर करना है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ब्रेकफास्ट करना है। सो उनके लिए ये इंटरमीडिएट फास्टिंग ये सफिशियंट है। देन वाता दोषा के लिए उनको ज्यादा फास्टिंग मतलब ये नहीं होता, तो उनको क्या करना है कि 10 to 12 आवर्स इज सफिशियंट। देन कफ दोषा, आजकल ये ज्यादा थोड़ा सा डोमिनेंस ज्यादा रहता है क्योंकि आज की जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है और ये सब चीजों से कफ दोषा बॉडी में ज्यादा रहता है, तो उनके लिए 14 to 16 आवर का फास्टिंग है। तो उनमें ब्रेकफास्ट स्किप करना है, सिर्फ 2 मील्स ही लेने हैं। सो तो उनमें वो काम करेगा।
सो आपको देखना है कि आपकी प्रकृति कौन सी है और उस हिसाब से आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। सो फास्टिंग कैसे करना है, जैसे आप खाते हो तो इंसुलिन की लेवल बढ़ती है जैसे हमने देखा, तो आप अगर फास्टिंग करते हो तो इंसुलिन की लेवल बॉडी में नहीं बढ़ेगी और अपने आप बॉडी को रिकवरी के लिए चांस मिलेगा। ये ऑटोफैजी करके कंसेप्ट, जैसे मैंने बोला था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कैंसर भी डेवलप हो सकता है। सो यहाँ पे फास्टिंग कैसे काम करेगा कि कैंसरस सेल हमारे शरीर में ना बढ़े या कैंसर से प्रिवेंशन कैसे करना है, तो सिंपल फास्टिंग करना है। उससे क्या होगा, ऑटोफैजी एक बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक आप अगर मतलब फास्टिंग करते हो तो बॉडी क्या करती है, ये जो सेल्स है, जो जैसे कैंसरस सेल है, तो उसे खुद ही वो डाइजेस्ट कर लेती है, डिस्ट्रॉय कर लेती है। सो ये एक्टिवेट कैसे करना है, तो फास्टिंग करना है। सो हमारे कल्चर में भी फास्टिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हम देखते हैं अभी ये जो चातुर्मास है, उसमें हर एक इसमें ये मतलब फास्टिंग करते हैं, मतलब जैनिज्म में भी करते हैं, मतलब इवन हिंदुइज्म में भी है, इस्लामिज्म उनमें भी वो जो रोजे रखते हैं उनमें भी फास्टिंग है। मतलब हर कल्चर में फास्टिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। सिर्फ हमें कल्चर के पीछे क्या रीजन है वो जान के वो सब चीजें करनी है। सो फास्टिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन नेक्स्ट है सर्कैडियन रिदम। ये कंसेप्ट इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी का एक बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। वो सिंक किसके साथ है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर, जैसे डे एंड नाइट, इस पे हमारे बॉडी में भी एक अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसके साथ सिंक है। जैसे कई फ्लावर्स हम देखते हैं कि मॉर्निंग में जैसे सनराइज होगा तो वो खिलते हैं, ब्लूम होते हैं, और जैसे सनसेट होगा तो बंद हो जाते। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स है, जैसे सनलाइट आ जाती है तो वो बॉडी में काम करना स्टार्ट करते हैं, सनलाइट चली जाती है तो वो काम करना कम कर देते हैं, या फिर दूसरे कोई और जो हॉर्मोन्स है वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि आजकल ट्रेंड है कि कौन से भी टाइम पे कभी भी कुछ भी किया जाता जाता है। जैसे मॉर्निंग के टाइम में जो है, जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो जो कम होता है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन की ज्यादा ये रहती है और हाईएस्ट अलर्टनेस रहता है, तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो जो एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए ये टाइमिंग बेस्ट है। इसलिए एक्सरसाइज कब करना है, मॉर्निंग में। ऐसे कई सारे लोग मैंने देखे, नहीं तो एक्टर एक्ट्रेस लोग हम देखते कि रात को करते हैं एक्सरसाइज। तो ये बिल्कुल भी ये रिदम से अलग है, और ये अगर रिदम आप ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो बॉडी में भी ये रिदम मेंटेन नहीं होगा और इससे कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे दिन भर जैसे सनसेट होता है, सनसेट के बाद क्या होगा कि एक मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है। जैसे ये राइट साइड के पिक्चर में आप देखोगे, जैसे सनलाइट है आंखों में से हमारे ब्रेन के यहाँ पे जाती है और वहां पे एक पीनियल नाम की एक ग्लैंड रहती है, उसे एक्टिवेट करती है। सो उसे सिग्नल मिलते हैं। तो जैसे नाइट हो जाती है, डार्कनेस हो जाते हैं, तो हमारे आंखों में से सिग्नल उसको मिलता है, फिर वो क्या करती है, मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो सिक्रेट करती है। तो ये मेलाटोनिन इतना इंपॉर्टेंट क्या क्यों है, क्योंकि मेलाटोनिन क्या करता है कि बॉडी को एक शट डाउन के मोड में ले जाता है एंड बॉडी को प्रिपेयर करता है कि नहीं उसे अभी शट डाउन करना है, रेस्ट मोड में ले जाता है कि अभी हमें आज नींद आ जाए, क्योंकि बॉडी को भी रिकवर करना होता है। दिन भर आप ये सब जो चीजें कर रहे हो, एक्टिव है बॉडी, तो उसको थोड़ा सा खुद को खुद से रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। पर आजकल क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। रात को हम स्क्रीन, जैसे सोने से पहले टीवी की स्क्रीन नहीं तो मोबाइल की स्क्रीन सामने हो जाती है, सो ब्रेन गेट कंफ्यूज कि लाइट तो आ रही है, मेलाटोनिन पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। उस वजह से क्या होगा, नींद स्लीप डिस्टरबेंस हो जाते हैं, पूरे बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। जो आजकल बोलते हैं कि एंटी एजिंग जो बोलते हैं, वो भी किस पे डिपेंड है, बॉडी रिकवर ही नहीं करेगी, ये मेलाटोनिन की हेल्थ पे ये सब चीजें डिपेंड है। इम्यूनिटी भी इस पे डिपेंड है, या एंटी एजिंग या पूरे बॉडी का जो सिस्टम है वो इस पे डिपेंड है। इसके लिए आयुर्वेदा में भी कुछ नाइट रिचुअल बोले हैं, जिसे रात्रिचर्या कहते हैं। इसलिए रात
रात्रि को क्या करना है कि जैसे सन सेट हो जाता है उसके बाद कम से कम खाना खाना है, क्योंकि बॉडी शट डाउन के मोड में है, डाइजेशन स्लो हो गया है, इसलिए रात को कम से कम खाना है। मॉर्निंग में क्या करना है, ये भी एक थोड़ा मिसकंसेप्ट है कि ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, हेवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जैसे सन के हिसाब से हमारे बॉडी में डाइजेशन मतलब ये होता है। तो सन जब पीक रहेगा 12 o'clock को इन द मिड नून, तब हमारा डाइजेशन बहुत एक्टिव रहता है। तो मॉर्निंग में इतना ज्यादा ये नहीं रहता, इसलिए करना है ब्रेकफास्ट पर थोड़ा मॉडरेट ही करना है। फिर जो मिड मेन जो मील रहेगा, जो मिड मील लंच रहेगा, वो आपका मेन मील रहेगा। और जितना जल्दी डिनर कर सकते हो उतना जल्दी करना है, और जितना लाइट कर सकते हो उतना करना है। और रात को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा स्लो डाउन होना है। सोने से पहले एटलीस्ट हाफ टू 1 आवर नो स्क्रीन। उस वजह से पूरे हॉर्मोन्स मतलब शरीर में थोड़े रेगुलेट होने में ये उसमें बेनिफिशियल है। देन आयुर्वेद होने के बाद योग, योग शास्त्र में क्या बोला है वो थोड़ा सा देखेंगे। जो पतंजलि है, इनका नाम तो सबको पता है कि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखे हैं, तो उन्होंने उसमें क्या योग मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन क्या बोलिए। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब क्या, योग जो चित्त मतलब माइंड में जो कुछ हमारे जो अलग अलग टाइप के जो थॉट्स आते हैं, जो थॉट्स हमारे लिए अच्छे नहीं है, सो उसका निरोध करना है, उसे अवॉइड करना है। सो ये सब मतलब माइंड को हमें रेगुलेट करना है, वो मतलब क्या है, तो योग। ये डेफिनेशन सुन के आपको थोड़ा सा मतलब ये लगा होगा, क्योंकि हमें लगता है योग मतलब क्या, मैं योग बोल रही हूँ, आप जो सोचते होगे वो योगा, योगा मतलब क्या। आजकल तो क्या कुछ आसनास करते हैं, उसमें भी पावर योगा या मतलब अलग अलग टाइप्स के योगा के है आते कि आसन कुछ करते हैं, उसमें प्राणायाम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करेंगे। मतलब आप कहोगे कि मैं योग योगा कर रही हूँ, बट एक्चुअली ये डेफिनेशन से आपको पता चलेगा कि योग की डेफिनेशन क्या दी है, कि इससे डायरेक्टली काम किस पे करना है, हमें हमारे माइंड के ऊपर काम करना है। अष्टांग योग बताए हैं। 8 लिम्स ऑफ योगा। जैसे देखो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड का मतलब कुछ जो स्टडी करते हैं, उसके बाद हम प्रिपेयर होते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए, फिर सेकेंड के बाद थर्ड स्टैंडर्ड के लिए। ऐसे 8 स्टेप्स बोले हैं कि वो सब स्टेप्स करने हैं। मतलब ये अगर फॉलो करते हैं तो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग अ योगा। इसमें ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर मैं बोलने जाऊंगी तो एक दिन भी कम नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये जान लेना कि इसमें देखो इसमें लिखा है कि आसन, प्राणायाम, ये जो ध्यान जो है, ये इसमें से कोई पार्ट है। सबसे पहले जो आता है जो यम नियम ये सब आते हैं, ये जो कुछ सोशल कंडक्ट खुद के लिए जो हमें खुद के ऊपर जो काम, कुछ नियम कुछ रूल्स बनाने, ये सब चीजें उस पे काम करना है। उसके बाद फिर आसन प्राणायाम ये सब करने हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं हार्मोनल सिस्टम के ऊपर। योग और हार्मोनल सिस्टम, कैसे मतलब उस पे काम करना है हम। हमारे शरीर में 7 चक्रास है, इसके बारे में तो आपको में भी पता होगा, 6 7 चक्रास जो बोलते हैं। ये पावर मतलब पावर पॉइंट है, जैसे बोलते हैं कि मतलब पावर हाउसेस है कि जहाँ पे एनर्जी स्टोर की है, ऐसे 7 पॉइंट्स है हमारे बॉडी में। वहां से क्या है, जिस बॉडी के पार्ट को एनर्जी चाहिए हो, वहां से उसको एनर्जी मिलती है। ये 7 जो पॉइंट है, ये डायरेक्टली हमारे एंडोक्राइन मतलब जो हार्मोनल सिस्टम है, इससे रिलेटेड है। जैसे क्राउन चक्रा है जो ब्रेन में है, या थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पे आप देखोगे जो हमने बोला कि जो पीनियल ग्लैंड ने, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है, उससे डायरेक्टली ये जो चक्रास है उससे कनेक्शन है। देन जो थ्रोट चक्रा जो इसे हम कहते हैं, ये डायरेक्टली किस ग्लैंड को के साथ रिलेट है, तो वो है हमारे थायराइड ग्लैंड के साथ। जो हार्ट चक्र है वो थाइमस ग्लैंड के साथ। वो जो देन जो हमारे पैंक्रियाज है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस ये सब चीजें मैंने बोली, वो भी चक्रास के साथ रिलेटेड है। देन जो हमारा रूट चक्रा है, मूलाधार चक्रा, तो वो भी हमारे जो सब जेनाइटल ऑर्गन्स है उसके साथ रिलेटेड है। हर एक जो चक्रा है उसके लिए पर्टिकुलर एक बीज मंत्र बोला है, और हर एक चक्रास के लिए एक कलर उन्होंने बोला है।
कैसे हमें काम करना है। अगर समझ में आए कि हमारा थ्रोट चक्र मतलब किसी को एग्जाम्पल ले लो कि किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड, मतलब वहां पे क्या है कि उसका जो थ्रोट चक्र है जिसे हम बोलते हैं कि विशुद्धि चक्र है, तो वहां की एनर्जी ब्लॉक है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्यों है? थ्रोट चक्र जैसे बोलते हैं कि जैसे उसका नाम ही है विशुद्धि चक्र, मतलब जो शुद्धि करता है, तो उसे विशुद्धि चक्र बोलते हैं। सो कई चीजों के कारण जो है वो ब्लॉक हो जाती है एनर्जी। जैसे आजकल लेडीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम हार्मोन्स की और स्पेशली ये थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। सो ये चक्र किससे रिलेटेड कि जैसे हम एक्सप्रेस करते, जैसे हमारा वॉइस बॉक्स ये यहीं पे है, जो खुद को एक्सप्रेस करना, कि कई चीजें है उसमें खुद के ओपिनियंस बताना, ये सब चीजें। पर फीमेल्स में क्या हो जाता है, ये सब इमोशंस जो है सप्रेस हो जाते हैं, कि हमारी बात जो है हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम खुद को मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाते, कई चीजें नहीं मतलब हमारे मन जैसी नहीं हुई, तो फिर भी अंदर सप्रेस कर ली, सप्रेस सप्रेस सप्रेस, इस वजह से क्या होगा, ये विशुद्धि शुद्धि नहीं हो पा रही उस चक्र की, हमारे इमोशंस बाहर नहीं निकल रहे हैं, उस वजह से ये थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया। उस वजह से आपके रिपोर्ट में क्या दिख रहा है, कहाँ पे थायराइड का प्रॉब्लम है। सो तो क्या करना है, ये थ्रोट चक्रा पे काम करना है। सो उसका जो बीज मंत्र बोला है वो हम है। तो आप में से किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये जरूर ये एक्सरसाइज करके देखना है कि शांत बैठना है और सर सिर्फ हम ये सिर्फ बीज मंत्र चांट करना है। तो डेफिनेटली वो उस चक्रा पे काम करेगा, उस एनर्जी पे काम करेगा, एंड अल्टीमेटली आपके थायराइड के प्रॉब्लम पे भी काम करने वाला। ठीक है। देन नेक्स्ट एक आयुर्वेदा में कंसेप्ट है सत्वावजय चिकित्सा करके। अभी हमने इतना सब देख लिया कि कैसे ये सब प्रॉब्लम और डायरेक्टली हमारे इमोशंस हमारे हार्मोनल सिस्टम पे कैसे काम कर रहे हैं। फिर आयुर्वेदा में तो ठीक है ये सब बताया कि फास्टिंग करना है, कम से कम खाना है, पानी के रूल्स बताए, पर रिलेटेड टू माइंड ऐसे कुछ बताया है क्या? तो यस, आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट है सत्वावजय चिकित्सा करके। तो सत्वावजय जैसे बॉडी में हमारे जैसे तीन टाइप की प्रकृति देखी, जैसे मन के भी तीन गुण बताए गए हैं आयुर्वेदा में, जैसे सत्व रज एंड तमो। इसमें डिटेल में जाऊंगी नहीं। सो इसमें आयुर्वेदा में क्या कहा है कि हमारे शरीर में ऐसे कुछ जो प्रॉब्लम है, तो अब क्या करना है कि हमारे शरीर में जो सत्व गुण है, मन का जो सत्व गुण है वो हमें बढ़ाना है। सत्व गुण मतलब क्या करना है, कैसे बढ़ाना है, तो हमें एजुकेट होना है, जो हम इस वेबिनार में कर रहे हैं, ये वर्कशॉप में कर रहे हैं, कि आप अभी बहुत सा टाइम हो गया है कि आप ये सब जान रहे हो कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब खुद को एजुकेट कर रहे हो, मतलब सत्व गुण बढ़ा रहे हो। ऐसे ब्लाइंडली नहीं काम कर रहे कि चलो मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ब्लाइंडली कहीं पे मैंने रील देख ली कि ये काम करेगा, ये वाटर ले लो, नहीं तो ये चूरन कुछ आयुर्वेदिक ये ले लो, नहीं तो घर में होम रेमेडी ये कुछ कर लो, नहीं तो ये डाइट प्लान ये कर लो तो इससे होगा। सो ये ब्लाइंडली मैं नहीं कर रही हूँ, मैं एजुकेट हो रही हूँ, मैं सत्व गुण मेरा अंदर जो है वो बढ़ा रही हूँ, कि एक्चुअली क्या रीजन है जिस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर मैं उस पे काम करूँ। ठीक है। सो ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जो हमारे इमोशनल जो सिस्टम है, हमारी जो ब्रेन का फंक्शन है वो कैसे करता है, वो थोड़ा सा एक समझाना चाहूंगी मैं। सो हमारे जो ब्रेन में एक अमाइगडाला नाम का एक ब्रेन का एक पार्ट है, जिसे हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। ये लेडीज में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है। इसका काम क्या है, जैसे जैसे हमने देखा कि टाइगर 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 आ गया, जैसे इन्होंने कहा कि सामने जब टाइगर आ जाता है वो सब चेंजेस हो जाता है। तो ब्रेन में क्या होता है तब, ये जो अमाइगडाला नाम का जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो सिग्नल भेजता है कि कॉर्टिसोल रिलीज करना है, कॉर्टिसोल रिलीज करना है। सो इमेजिन करो कि ये बार बार आपका अमाइगडाला जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, उससे क्या होगा कि ऑफ कोर्स कॉर्टिसोल बार बार बढ़ने वाला है, बार बार बढ़ने वाला है। तो उससे आगे क्या पूरा तो आपको सब पता है कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से क्या क्या बॉडी में सब चेंजेस होने वाले हैं। तो ये जो अमाइगडाला है उससे क्या होता है, इमोशनल हाईजैकिंग हो जाती है।
जैसे बोलते हैं कि हमारे कंट्रोल में ही चीजें नहीं होती, ये आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी मुझे पता है कि ये सब चीजें मैं बहुत रोल रही हूँ, मैं इतना मतलब डर गई हूँ, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, पर ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, इसे हैंडल कैसे करना है पता नहीं है, मैं सिर्फ रोई जा रही हूँ, मुझे कैसे हैंडल करना है पता नहीं है। तो इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। सो ए अमाइगडाला इतना ज्यादा कभी कभी एक्टिव हो जाता है कि हम जैसे लॉजिकली थिंक ही नहीं कर पाते कि अरे ये तो प्रॉब्लम टेम्पररी है, या इसमें से कुछ एक्शन करके हमें कुछ निकालना है प्रॉब्लम। ये सब चीजें कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है, ऐसे लगता है कि नहीं ये सब हो रहा है, मेरा इसी पे कुछ भी कंट्रोल नहीं। सो ये बहुत बार ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो मेल है वो ज्यादा इतने इमोशनल नहीं रहते, सो वो लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा करते, क्योंकि उनके ब्रेन में ही वैसा फंक्शन है कि उनका जो फ्रंटल जो ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिवेट रहता है, और हम फीमेल्स में जो अमेगडाला है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए हम ज्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं, कौन सी भी एक आधा इंसिडेंस हो गया तो हम पे ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। सो ठीक है, ये हो रहा है हमारे शरीर में, फिर उसे कैसे हमें कंट्रोल करना है, कि अभी समझ में आ रहा है कि इमोशनल हाईजैकिंग हो रही है, उस वजह से सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, फिर करना क्या है, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए। आप कहोगे कि मैडम इतना सब बता रहे हो, इतना सब बता रहे हो, वो तो सब ठीक है, पर करना क्या है, एक्शन क्या करनी है हमें, वो थोड़ा सा देखेंगे। सो हमें क्या करना है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन का जो आगे का जो पार्ट है वो क्या करता है, वो डिसीजन लेता है, और वो लॉजिकल डिसीजन लेता है। मतलब ये स्लाइड में जैसे दिखा है, देखो अमाइगडाला के पीछे क्या है, नीचे लिखा है कि वो क्या सिग्नल्स भेजेगा, देर इज अ थ्रेट, देर इज अ टाइगर, देर इज अ टाइगर, मतलब कुछ भी इंसिडेंस हुआ वो एक्टिवेट हो जाएगा, देर इज अ थ्रेट, देर इज अ टाइगर, देर इज अ टाइगर। बट हम अगर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसको एक्टिवेट करते हैं तो वो लॉजिकल थिंकिंग करेगा, इज देयर रियली अ टाइगर, मतलब मुझे इतना रिएक्ट करना है क्या, या फिर मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, इस पे मुझे कुछ एक्शन लेनी है, सिर्फ ऐसे चिल्लाने से तो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे इस पे एक्शन लेनी है। सो ये लॉजिकल थिंकिंग कौन करता है, तो ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। सो आप बोलोगे अभी मैम अभी अब ब्रेन में जाके कहा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हम एक्टिवेट करें, मतलब करे क्या करे, ये तो ठीक है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज इसमें अच्छा लग रहा है ये सब सुनने के लिए, पर प्रैक्टिकली करना कैसे है, इसे हम ब्रेन में जाके तो उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। सो इसके लिए एकदम सिंपल एक चीज आपको करनी है, इतनी सिंपल चीज है आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इसका सॉल्यूशन इतना सिंपल हो सकता है। क्या करना है आपको, माइंडफुलनेस। ये चीज ये वर्ड जो है आपने बहुत बार सुना होगा कि माइंडफुल रहना है, माइंडफुलनेस, पर ये नहीं सोचा होगा कि ये सिर्फ चीज इतनी छोटी सी करने से इतनी चीजें आगे जो चेन है पूरा उसे हम स्टॉप कर सकते हैं, जो इमोशनल हाईजैकिंग है उसे हम रोक सकते हैं। सो क्या करना है हमें, माइंडफुलनेस। सो जैसे ह्यूमन ही एक ऐसा एनिमल है, मैं एनिमल बोल रही हूँ एक्चुअली, बाकी कोई भी एनिमल ऐसे नहीं है कि जो पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचता है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग एक ही ऐसा है कि वो 90% आइदर वो पास्ट के बारे में सोचेगा, नहीं तो फ्यूचर के बारे में सोचेगा। उस वजह से क्या होता है, एक तो पास्ट और फ्यूचर में रहने से क्या होगा, आप प्रेजेंट के बारे में सोचते नहीं, माइंडफुली कोई भी चीज करते नहीं, उस वजह से वो अमेगडाला कंटिन्यू जो है वो स्टिमुलेट होता रहेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये जो 90% हम लोग जो पास्ट फ्यूचर में रह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये 90% हमें प्रेजेंट में रहना है, और 10% यस पास्ट और फ्यूचर का तो बारे में सोचना ही है, नहीं तो हम मतलब कैसे फ्यूचर कैसे प्लान करेंगे, या पास्ट में कुछ चीजें मतलब एक्सपीरियंस रहता है ना, तो वो कैसे मतलब अप्लाई करेंगे, तो यस वो करना है, पर वो सिर्फ 10% करना है, और 90% हमें प्रेजेंट में रहना है। मतलब जो भी कुछ चीजें करोगे
तो वो सिर्फ माइंडफुली करना है। उससे क्या होगा, जो लॉजिकल ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये देखो ये लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि आप आज बैठे और सिर्फ मतलब आपने अभी प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो और एकदम से आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ये आपको एक हैबिट बनानी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये हो जाएगा अपने आप। ये से पॉसिबल भी नहीं कि अभी आपने सोचा कि नहीं अभी प्रेजेंट के बारे में सोचना है तो अभी यही करना है, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। सो क्या करना है, तो स्लो डाउन। दिन में जो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो, सो 5 सेंसेस के साथ उसे जुड़ना है। जैसे आप कुकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बहुत बार होता है ना, खाना बना रहे हो पर माइंड में कुछ अलग से, अभी टाइम कितना हो गया, अभी मुझे जाना है, चलो बच्चों को तैयार करना है, ये वो सब चीजें माइंड में अलग से ही चलती रहती है। सो हम जो प्रेजेंट मोमेंट, वो खाना बनाना चीज एंजॉय ही नहीं कर। सो यहाँ से आगे जाके सिंपल सब आगे का जो कुछ बताया वो सब भूल जाओ। सिर्फ क्या करना है, जो भी चीज आप कर रहे हो वो सिर्फ माइंडफुली करनी है। इसके लिए मेडिटेशन मतलब 1 1 आवर्स के लिए आपको सिर्फ ऐसे मेडिटेशन के पोज में बैठना है, उसकी भी जरूरत नहीं। जो कुछ काम कर रहे हो, जैसे यू आर टेकिंग बाथ, आप अगर शॉवर ले रहे हो तो फील करो कि जैसे कैसे आपके बॉडी को वो टच कैसे लग रहा है। इमेजिन करो कि पूरा जो शरीर में से जो डर्ट या जो कुछ टॉक्सिन्स वो सब जो है, इवन माइंड में से भी, वो पूरा क्लीन हो रहा है, डिटॉक्सिफाई हो रही है आपकी बॉडी। तो वो करो। जैसे एक्सरसाइज करते हो, आजकल तो वो ट्रेंड है कि म्यूजिक लगाना है और एक्सरसाइज करना है, पर वो मत करो, उससे डाइवर्ट हो जाओगे। जैसे एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में कौन सी मसल स्ट्रेच हो रही है, कहाँ पे कैसा, मतलब ये करने के बाद मुझे काम फील हो रहा है, ये करने के बाद मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें माइंडफुली उसे ऑब्जर्व करो। सो आज से आगे जाके सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि माइंडफुली सब चीजें करनी है, उससे वो कॉर्टिसोल लेवल अपने आप कम होने वाली है और जो हार्मोनल जो डिस्टरबेंसेस है वो अपने आप कम होने वाली। ठीक है। देन सेल्फ लव, ये टाइम ही नहीं मिलता, जैसे मैंने पहले ही बोला कि लेडीज की प्रायोरिटी हमेशा फैमिली, बच्चे, नहीं तो काम वही रहते, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। सो आज से आगे जाके ये जरूर करना है कि थोड़ा टाइम दिन में से खुद के लिए निकालना है, जहाँ पे वो चीज आप करोगे जो आपको खुद को पसंद है, तो वो चीज आपको करनी है। एक इंसिडेंस बताना चाहूंगी कि एक बार मैं बाहर गई थी, रेस्टोरेंट अकेली गई थी, कुछ काम था इसलिए मुझे अकेला ही जाना पड़ा। सो उस टाइम मैंने मेरे खुद के लिए जो ऑर्डर किया, वो जो डिश, वो जो ऑर्डर किया, तब मैंने रियलाइज किया कि अरे इससे पहले जो मुझे पसंद है वो मैंने कभी भी ऑर्डर नहीं किया। मेरी प्रायोरिटी हमेशा क्या रहती थी कि चलो बच्चे जो खाएंगे, उनको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो उनको जो पसंद है, नहीं तो हस्बैंड को जो पसंद है, तो फैमिली के बाकी के मेंबर को जो पसंद आएगा, तो वही मैं ऑर्डर करूंगी, वही मैं करूँ। तो यहाँ क्या कर लेते हम, तो खुद को मुझे क्या पसंद है, इस इसके बारे में ज्यादा हम मतलब सोचा ही नहीं करते हम। सो आगे से जाके, यस ऑफ कोर्स सेल्फिश नहीं होना है। सेल्फिश एंड सेल्फ लव, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। सेल्फिश होना मतलब मुझे दूसरों का बारे में सोचना नहीं है, उनको ट्रबल हुआ तो भी चलेगा, पर मैं मेरा ही सुनूंगी, मैं मेरा ही करूंगी, तो ये भी नहीं करना है। आपको उनके हिसाब से भी चलना है, पर ये सब में आपके लिए, खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम आपको निकालना है, और इनडायरेक्टली ये उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप खुद के लिए टाइम निकालोगे, खुद के पसंद की जो चीजें आप करोगे, तो आपका मूड अच्छा रहेगा, और उसका तो इम्पैक्ट आपके फैमिली पे तो होने ही वाला है। इसलिए वो थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना है। जर्नलिंग करना है, जो मेरे थॉट्स है, जो पहले मैंने जो थर्मामीटर दिखाया, इमोशनल थर्मामीटर, उसमें जो सब इमोशंस है, कई बार हमें ही पता नहीं चलता कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, कि अभी ये सब चीजें मेरे माइंड में है, अभी मैं थोड़ा सा डिप्रेस हूँ, अभी थोड़ा सा फियर है मेरे अंदर। तो ये सब चीजें खुद को ही पता नहीं रहती। तो जर्नलिंग करना है, जो भी, जैसे मैंने बोला कि थ्रोट चक्र कैसे डिस्टर्ब होता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, पर बहुत बार होता है कि सामने वाले को बताया तो रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं होता पॉसिबल कि हर बात मतलब सामने वाले को बोल दी। तो उस वक्त क्या करना है, पर हमें सप्रेस भी नहीं करना है, उसे निकालना भी है।
तो जर्नलिंग सबसे बेस्ट है। जो कुछ मेरे मन में है मैंने सब निकाल दिया, तो मन में से निकाल दिया वो जर्नल में आ गया। सो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। हमेशा कंप्लेंट मोड में रहते हैं हम लोग कि अरे ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास। सो नहीं, जो नहीं है उससे भी ज्यादा मेरे पास कितनी ज्यादा चीजें है। सो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। अपने बच्चों को भी ये मतलब ये आदत लगानी है। तो दिन में थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना है। फेवरेट स्वीट कभी कभी खुद के लिए ट्रीट, नहीं तो स्वीट नहीं तो चलो एक हाथ डिश खुद के लिए आज मुझे पसंद है इसलिए मैंने बना दी। सो ये करना है। स्लीप इन, मतलब जैसे मैंने बोला कि स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है और खुद को कुछ रीडिंग करो, कुछ म्यूजिक सुनो। वो टाइम, नहीं तो फैमिली के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो वो टाइम। एंड रात का एक नाइट रिचुअल ऐसे आप डिजाइन कर सकते हो। एंड यस, मूव योर बॉडी। टाइम नहीं मिलता, हाँ, आप जैसे वर्किंग वुमन का ये हमेशा के लिए ये रहता है कि ये सब दिन भर के रूटीन में टाइम ही नहीं मिलता। सो 15 मिनट्स 20 मिनट्स सफिशियंट है। कैसे मैनेज करने हैं वो आपको पता है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। बट यस, मूव योर बॉडी ये काम करता है। तो 15-20 मिनट्स आपको निकालने हैं। बाद में एक ई बुक आपको मिलने वाला है, उसमें स्पेशली आप जैसे वर्किंग वुमन के लिए मैंने डिजाइन किए हैं ऐसे सिस्टमेटिक कि 15-20 मिनट्स के सिंपल कुछ वर्कआउट्स है कि आप जो योगा सीक्वेंस है कि आप कम टाइम में भी कर सकते हो। सो वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये सिंपल हैक्स मैंने बताए कि यस, प्रायोरिटाइज स्लीप। 7 to 8 आवर्स आपको सोना ही सोना है। जैसे नाइट रिचुअल्स मैंने बोला है वो फॉलो करना है। माइंडफुल ब्रीदिंग ब्रेक्स लेने हैं। काम कर रहे हो, ओवरवेल्म एग्जॉस्ट हो गए हो, तो डेस्क पे ही बैठना है। 2 मिनट सिर्फ आंख बंद करनी है और ब्रीदिंग पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये इतना सिंपल है कि आप विद इन 5 मिनट्स चेंज आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे कि नहीं मेरा मूड पहले कैसा था, और 5 मिनट सिर्फ मैंने ब्रीदिंग पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया और मेरा मूड चेंज हो गया। सो ये करना है। तो थोड़ा कंटिन्यू, मतलब आप बैठे हो डेस्क पे तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ बीच में ब्रेक लेना है। थोड़ा मूवमेंट्स करना है, डेस्क पे छोटे छोटे स्ट्रेचेस है वो कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा वॉक लेना है। यस, माइंडफुल ईटिंग करनी है। जो खा रहे हो वो मेरे लिए अच्छा है क्या, वो सोच के आपको खाना है कि सिर्फ पेट भरना है इसलिए मैं खा रही हूँ। नो, माइंडफुली खाना है। कैफीन, शुगर, प्रोसेस्ड फूड कम करना है। यस, अभी तो आपने देखा ये सब चीजें अगर इतना मुझे ट्रबल कर रही है तो मैं उसे क्यों खाऊं। सिर्फ 10 सेकेंड्स जो टेस्ट रहती है उसके लिए मुझे नहीं खाना है। मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, इसलिए मुझे यस कभी कभार खाना है। मैं नहीं ये कहती कि कभी ही खाना है, नहीं, पर ये जो रेगुलरली हो रहा है उसे नहीं है, उसे कम करना है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग ये सब मैंने। सेट योर बाउंड्रीज, लर्न टू से नो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेडीज इसे थोड़ा सा नहीं करते कि नहीं, मतलब नहीं हो रही चीजें फिर भी खुद को स्ट्रेच करती रहती है। नहीं हो रही है फिर भी स्ट्रेच करती रहेगी, स्ट्रेच करती रहेगी। फिर एक लिमिट के आगे जाके क्या होता है कि बॉडी फिर साइंस दिखाना स्टार्ट कर देती है। सो यस, लर्न टू से नो। नहीं हो रहा है, एक लिमिट से आगे जाके ये सब चीजें नहीं हो रही मुझसे, तो यस, लर्न टू से नो। वहां पे आपको नो कहने की आदत डालनी हो। यस, बट कम्युनिकेशन का वे भी वो मैटर करता है। अगर सामने वाला अगर हर्ट हो जाए उस तरह से भी आपको नो नहीं कहना है उसको। यस, कम्युनिकेट करना है अच्छे से कि नहीं ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही है। जैसे फैमिली में घर आके अगर आपके इन लॉज है घर पे, अगर उनके कुछ एक्सपेक्टेशन है कि नहीं ये चीज घर आके तुम्हें करनी ही है। सो आपको पता है कि दिन भर आपका हेक्टिक शेड्यूल हुआ है, आपने बहुत चीजें मतलब अभी एनर्जी करने के लिए नहीं ही है, फिर भी आप मन में रखोगे कि नहीं मैं उनको नो कैसे बोलूं, नहीं कैसे बोलूं, और करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। सो वहां पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनके साथ कि यस यस ये चीज ना आज दिन भर ये सब चीजें हुई है इसलिए मैं करूंगी वो चीज पर अभी नहीं कर पाऊंगी। सो ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो खुद को प्रेजेंट करना है कि नहीं ये मुझे नो बोलना है। नहीं तो यूजुअली क्या हो जाता है मन में ही
फिर रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। अभी उनको भी कैसे पता है कि आपके दिन भर में कैसे, नहीं तो आपकी मेंटल स्टेट अभी क्या है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट विथ नेचर, नेचर इज अ ग्रेट हीलर। सो इसे, एंड जैसे मैंने कहा, सोशलाइज हो जाओ। सिर्फ आप एक ही इसमें सिर्फ जॉब घर घर जॉब सिर्फ यही रूटीन है, वो थोड़ा सा ब्रेक कर दो, थोड़ा सोशलाइज हो जाओ। ये भी बहुत ज्यादा काम करेगा। ये सिंपल एक चीज है। कोई आप में से बता पाएगा कि इन विच अटायर यू फील मोस्ट कंफर्टेबल? कौन बताना चाहेगा? यस, तृप्ति। या जीन्स एंड टॉप में मैम। ओके, यस, हो सकता है। और कोई बताना चाहेगा? यस। because ये, I'm यस unmarried. यस, हाँ बोलिए। यस Because I'm unmarried, I don't know how to wear a sari, so jeans. यस यस। कंफर्ट, अगर आप बोलोगे तो कंफर्ट, यस, जीन्स टॉप में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। बट ये जो साड़ी है, मतलब सिर्फ साड़ी नहीं, जो इंडियन वेयर है हमारे, वो डायरेक्टली हमारी फेमिनाइन एनर्जी पे काम करते हैं। एक दिन सिर्फ ये चीज आप खुद ने भी, मे भी आपने ये कही होगी कि कभी ऑफिस में जाते हो, एक आध दिन ट्राई करके देखो कि साड़ी पहन के देखो, तो अलग टाइप का एक कॉन्फिडेंस फील करोगे, एक ग्रेस अलग टाइप का, वो इनर जो बोलते हैं ना, अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस और एक आता है। यस, एग्री कि ये डेली पॉसिबल नहीं है, बट होता है, ये मैटर करता है। सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये हमारे फेमिनाइन एनर्जी पे इफेक्ट करता है। जैसे ज्वेलरी पहनते हैं अलग अलग, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत से अलग अलग से ज्वेलरी बताए, उसके पीछे पूरा साइंस है। इट्स नॉट सिर्फ दिखाने के लिए है या ये नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है कि वो हमारे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम पे कैसे काम करते हैं, इसलिए उसे पहनना है। सिर्फ मुझे ये बताना, ऑफ कोर्स ये हर एक का पर्सनल ये चॉइस है कि कौन से अटायर, कौन से ये पहनने हैं। सिर्फ मुझे बताना है कि यस, ये मैटर करता है। अगर आप ऐसे चीजें, अगर इंडियन वेयर्स ये सब जो करते हो, तो ये एनर्जी आप पे काम करेगा। जैसे टाइट जीन्स या फिर लेगिंग्स, ये सब चीजें आप पहनोगे, तो उससे क्या होगा, एक जेनाइटल्स एरिया जो है वहां पे जो है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। उससे उनका फंक्शनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये भी मतलब मैटर करता है ये सब चीजें। यहाँ से आगे जाके तो कभी कभार आप मतलब कर सकते हो, ये करके देखो ये सब चीजें, फिर आप नोटिस करोगे कि नहीं, ये एक्चुअली काम करता है ये सब चीजें। ठीक है। सो जैसे मैंने अभी बताया कि फेमिनाइन एनर्जी, ये मैटर करती है। कुछ कलर्स भी मैटर करते हैं, जैसे पिंक कलर है, व्हाइट पेस्टल कलर्स है, एक कामिंग, नर्चरिंग, ऐसे ये इफेक्ट उसका मिलता है। ये भी इफेक्ट करता है हमारे मतलब पूरे हार्मोनल सिस्टम पे। और ज्वेलरी के बारे में तो मैंने आपको बताया। सो ये एंड था आप आज के सेशन का। सो ये सब चीजें मैंने आपको एक थोड़ा एजुकेट कर किया है कि ये सब चीजें हो रही है, हार्मोनल सिस्टम बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब है, बोलते बोलते रहते हैं, पर एक्चुअली मेरे बॉडी में अंदर क्या हो रहा है। आपका एक पर्सपेक्टिव ये वर्कशॉप के बाद चेंज होने वाला है। आप थोड़े अवेयर हो जाओगे कि यस, ये चीज हो रही है ना, तो इसके पीछे ये सब रीजन इस वजह से। और ये जब अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है, तो तभी वो चीजों पे हम वर्कआउट कर पाओगे कि क्या करना है, मुझे एक्शन लेनी है। जब देखो, एक आधा मतलब विंडो है, उसमें से सनरेज अंदर नहीं आ रहे, रोशनी अंदर नहीं आ रही है, तो आप सिर्फ कहोगे कि अरे रोशनी अंदर नहीं आ रही, रोशनी अंदर नहीं आ रही। पर ये थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट होना जरूरी है कि ये जो कांच है, विंडो के ऊपर पूरी जो है डस्ट है, उस वजह से रोशनी अंदर नहीं आ रही। मुझे पहले वो क्लीन करनी है, उसके बाद ही रोशनी अंदर आने वाली है। आज हमने क्या काम किया है? यस, हमें ये अवेयरनेस हमने क्रिएट किया है कि नहीं,
मुझे पता चल रहा है कि ये सब चीजें हो रही है, उस वजह से मेरे बॉडी की ये सिस्टम कोलैप्स हो गई है। सो मुझे काम कहाँ पे करना है? सो सिर्फ मेडिसिन लेनी है? सो ये सब चीजें काम नहीं करने वाली। सो यस, नेचुरली आप इसे हील कर सकते हो, पर कंसिस्टेंसी जरूरी है। ऐसे नहीं कि 8-10 दिन, महीने भर में आपने ये सब चीजें की है और एकदम से आपके हॉर्मोन्स पूरे मतलब ये हो गए, बैलेंस हो गए। सो नहीं, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। और ये सिर्फ वर्कशॉप स्टार्टिंग है इस जर्नी के। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ जर्नी स्टार्ट की है और हम यहीं पे आपको छोड़ने वाले हैं। सो बहुत से लोगों को ये यूजुअली लास्ट टाइम वेबिनार का भी ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कि उन लोगों की लगा कि अरे अभी हो गया तो आगे जाके क्या करना है। तो यस, नहीं, दिस इज अ स्टार्टिंग। सो यहाँ से स्टार्ट है जर्नी। आगे जाके हमें अचीव करना है। ये पूरे जर्नी में हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो कंटिन्यू आप कम्युनिटी में रहो। उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, वो सब चीजें बताने जाने वाली। ई बुक आपको जो मिलने वाला था, कुछ सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आज जो आपको मिलने वाला था वो नहीं पॉसिबल हो रहा है। इसलिए सॉरी फॉर दैट। सो एक कम्युनिटी में आप रहिए। एक विद इन 1 और 2 डेज में आपको ई बुक मिलने वाला है। आपके जो ईमेल, जो आपका रजिस्टर है, उस पे ईमेल आ जाएगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें जो आगे जाके आपको फॉलो करनी है, वो सब डिटेल्स में उसमें मैंने मेंशन की। सो ठीक है, आज मेरी तरफ से तो हो गई बात। सो मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने अनम्यूट होके कैमरा ऑन करके आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, क्योंकि देखो हमारे लिए भी ये थोड़ा मोटिवेशन रहता है कि अगर सामने वाले को ये सब चीजें पहुंच रही है उसकी तरफ, तो ही मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम भी मतलब कर सकते हैं ये सब। सो यस तृप्ति। यस। हा भरपूर माहिती मिळाली मॅडम. ओके। म्हणजे आपल्याला थोडं माहिती असतं आजकाल सोशल मीडियावरनं, पण एक प्रॉपर गायडन्स म्हणतात तसं बरोबर. बऱ्यापैकी खूप छान मिळालं म्हणजे हम्म हम्म माहिती. हम्म हम्म आणि छान येस. वाटलं म्हणजे आपल्याला माहित नसतं ऍक्च्युली आपल्या बरोबर काय होतंय. आता हे सगळे बरोबर. सिम्पटम्स मला आता रिसेंटली मिळायला लागले. आपले हम्म. स्टुडंट्स आहेत, माझी बहीण आहे तिच्याकडनं मिळाला रेफरन्स, हो प्रीती हो हो, गरगडे. प्रीती ना. हा. हो. तर दीदीनी मागेही सांगितलेलं होतं, पण त्यावेळी अनफॉर्च्युनेटली जमलं नाही. तर आज खरंच छान वाटलं ऐकून. आणि म्हणजे आत्ता तर रिसेंटली मला जे जाणवतंय की आपल्यात काहीतरी चेंजेस आहेत वगैरे, ते भरपूर कोरिलेट झाले. अचानक अँगर इश्यूज वगैरे किंवा मूड हम्म. स्विंग, म्हणजे असं जे की याच्या आधी होत नव्हतं ते आत्ता आता जाणवतंय. बरं. ऍट द एज ऑफ 36-37 की असं वाटतंय आता आपल्यात काहीतरी वेगळं होतंय. आपल्यालाच मध्येच राग येतोय, मध्येच हे होतंय. बरोबर. येस, येस, येस. आणि चांगली गोष्ट आहे, आतापासूनच जर तुम्ही त्याच्यावरती काम केलं तर म्हणजे पुढे जाऊन जे म्हणतो ना की कंट्रोलच्या बाहेर गोष्टी जातात आणि मग त्याच्यावरती त्या स्टेजला आपण काम नाही करू शकत. तर ही चांगली गोष्ट आहे, जर ह्या स्टेजला आता तुम्हीच त्याच्यावरती काम करणं स्टार्ट केलं तर पुढे जाऊन तुम्हाला एवढा त्रास नाही होणार. हो. सो चांगली थँक्यू गोष्ट मॅम. आहे. तर थँक्यू, तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केला. सो यस. आणि और मुझे एक बात शेयर करनी है कि ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया है कि ये वर्कशॉप में, क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप से मतलब मिल रही है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली किस पे हम ट्रस्ट करें या नहीं करें। सो ये वर्कशॉप के पीछे सिर्फ हमारा यही मतलब एक मोटिव है कि नहीं, एक जो जेन्यून एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता है, वो ज्यादा से ज्यादा जो लेडीज है उन तक पहुंचे, क्योंकि आजकल ये हार्मोनल इम्बैलेंस ये इतना ज्यादा मतलब हो गया ना ये प्रॉब्लम। सो मेरी एक आपको एक रिक्वेस्ट होगी, तो आप लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया है, देखा है वर्कशॉप में कि क्या चीजों पे काम किया जाता है। सो आप लोग ये प्रोग्राम के जो है ब्रांड एम्बेसडर आपको बनना है। जितने से जितने ज्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम अगर आप पहुंचा सकते हो तो पहुंचाना है। एंड देखो, कोई आगे जाके इसके प्रमोशन के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके आगे जाके एक कोर्स है इतने इतने थाउजेंड का और उसके लिए हम कर रहे हैं, सो वैसे नहीं है। इट्स कम्प्लीटली मतलब एजुकेशनल ये है वर्कशॉप जो है। सो वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचाओगे तो वो अच्छा रहेगा। आप खुद ने ये चीजें एक्सपीरियंस की है, तो आप शेयर करो।
और कम्युनिटी लेफ्ट नहीं करनी है, उसमें रहना है कम्युनिटी में, क्योंकि उसमें ही आगे जाके जो जो स्टेप्स आगे जाके क्या करने हैं, आगे के स्टेप्स जो है उसमें आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है? यस, आप ट्रैवल कर रहे हो, सो नो प्रॉब्लम, आप शेयर कर सकते हो अगर सिर्फ कैमरा मतलब ऑफ करके। ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एंड एक और चीज थी कि आपने अभी जो एक्सपीरियंस किया है, तो अभी कम्युनिटी में सिर्फ आपको एक मतलब आपका रिव्यू, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो ड्रॉप करना है, क्योंकि जो लोगों ने नहीं किया है ज्वाइन, तो उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं एक्चुअली क्या है इसमें, तो उनको थोड़ा सा वो थोड़ा सा मिलेगा मोटिवेशन। तो इसलिए थोड़ी एक रिक्वेस्ट थी कि आप आपका जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा इसमें वर्ड्स में अगर टेक्स्ट में लिखोगे तो वो अच्छा रहेगा दूसरों के लिए भी, तो थोड़ा सा उससे मोटिवेशन। सो ये वेबिनार खत्म, वर्कशॉप खत्म होने के बाद सिर्फ कम्युनिटी में आपको एक मैसेज ड्रॉप करना। ठीक है। चलो मैम, सेशन बहुत अच्छा था, बहुत इंसाइटफुल था और आपने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, तो उससे बहुत ही हेल्प हुई साइंटिफिक चीजों की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में भी। अदरवाइज मैंने चैट बॉक्स में भी अपने कमेंट्स फीडबैक मेंशन किया, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज हम कम्युनिटी में भी आई एम श्योर काफी लोग डालेंगे। थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू। ठीक है, अगर किसी को कोई ये नहीं हो तो फिर लेफ्ट करेंगे, एंड कर। ठीक है, थैंक यू ऑल।